विनाशकारी जादूगर सी 241 अध्याय 241 241 अध्याय 241 अंततः मिल गया अगाध राक्षसों के साथ पुनर्मिलन। हवा में रुके हुए रसातल राक्षसों का समूह पूरी तरह से अवाक रह गया। लिन मोयू आश्चर्यजनक रूप से बैठ गया, ऐसा लग रहा था मानो वह समस्या पर विचार कर रहा हो। अपने शरीर की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वह हर कुछ क्षणों में कास्टिंग कौशल का उपयोग करता रहता है। उसने लाल चंद्रमा दानव के हमले को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। यहां तक कि लिन मोयू की पीठ से भी खाना निकाला गया और उसने इसे धीरे धीरे और व्यवस्थित तरीके से खाया। एक अगाध दानव सुन्नत सा दिख रहा था, वह क्या कर रहा है? अन्य राक्षस भी आश्चर्यचकित थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है? इतने समय में उसने एक भी कंकाल को नहीं मारा है। इस कंकाल की विशेषताएं घटिया लग रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इनमें से कई को थप्पड़ मारकर मार डालूं। फैंटम एलिस ने ठंडी मुस्कान बिखेरी और कहा, अगर तुम अपनी मौत को गले लगाना चाहते हो तो कोशिश कर सकते हो। इस समय उसके सुंदर चेहरे पर भी झुर्रियां पड़ गईं, क्योंकि घटनाक्रम उसकी अपेक्षा से बिल्कुल अलग था। मुझे ये बात समझ लेनी चाहिए थी कि मुझे दानव राजा से अधिक शक्तिशाली लाल चंद्रमा दानव भेजने का अनुरोध करना चाहिए था। उसे लगा कि 55वें स्तर का रेड मून डेमन बहुत कमजोर है और 60वें स्तर का या यहां तक कि 65वें स्तर का रेड मून डेमन भेजा जाना चाहिए। लेकिन उसे कैसे पता चलता कि प्राचीन युद्ध क्षेत्र में 55वें स्तर के रेड मून डेमन को भेजना ही उसकी सीमा थी? यह इससे अधिक नहीं हो सकता। फैंटम किंग के पास इतनी ताकत नहीं है। फिर दोबारा सोचते हुए एलिस ने व्यंग्यपूर्वक कहा, तो चलो इसे खर्च करते हैं। मैं देखना चाहूंगी कि तुम कब तक टिक सकते हो। रेड मून डेमन को पूरी तरह से लिन मोयू को निशाना बनाने के लिए चुना गया था। अभी अभी हुए प्रदर्शन से यह भी स्पष्ट हो गया कि लिन मोयू रेड मून डेमन के साथ कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब जबकि लाल चंद्रमा दानव और सीमा एक दूसरे से जुड़ गए थे, लिन मोयू एक फंसे हुए जानवर की तरह थी। लाल चंद्रमा दानव के हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि उसे मार नहीं दिया जाता। ये सिलसिला अंतहीन रूप से चलता रहेगा। अंततः जिसकी मृत्यु होगी वह लिन मोयू ही होगी। यह सोचकर एलिस के चेहरे पर काफी अच्छा भाव आ गया। जैसा कि उसने सोचा था, लिन मोयू वास्तव में इस समय एक कठिन परिस्थिति में थी। विभिन्न विधियों को आजमाया गया। उसने कंकालनुमा नुकीले कांटे जमीन की ओर फेंकने की कोशिश की और सोल फ्लेम का उपयोग करने के लिए उन कांटों पर निशाना साधने की भी कोशिश की। सभी परिणाम अप्रभावी रहे। लाल चंद्रमा दानव ने हमेशा की तरह हमला किया। अगर यह नुकीले हिस्सों को तोड़कर चिपचिपे पदार्थ में बदल भी जाए, तो भी यह जल्दी से अवशोषित हो जाता है। इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंकाल योद्धा ने अब और जवाबी हमला नहीं किया। जवाबी हमला करना न केवल अप्रभावी होता, बल्कि इससे वह स्वयं कीचड़ से दूषित हो जाता। लिन मोयू ने विभिन्न संभावनाओं का विश्लेषण किया। रेड मून डेमन मौलिक हमलों से अप्रभावित नहीं था, और यहां तक कि प्रकाश तत्व से होने वाले नुकसान में भी उसके खिलाफ वृद्धि देखी गई। साथ ही ये शारीरिक हमलों से भी सुरक्षित नहीं है। इसका मतलब ये था कि उसके पास एक सत्ता थी, बस वह कुछ समय से उसे खुद ढूंढ नहीं पा रहा था। लिन मोयू सोच रही थी कि क्या रेड मून डेमन ओरिजिन इन नुकीली चीजों के बीच छिपा होगा। लेकिन कांटे इतने अधिक और इतने घने थे कि उन्हें गिनना असंभव था। जब यह अभिशाप लगाया गया, तो यह शापित बेड़ियों के धब्बों जैसा प्रतीत हुआ। यह बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। लिन मोयू ने संभावनाओं पर विचार किया, लेकिन उसे कभी कोई रास्ता नहीं मिला। तंबूदार देवता के पैर के मांस में एक और काट टांग का मांस स्वादिष्ट था। जो आध्यात्मिक ऊर्जा अभी अभी खर्च हुई थी, वह तुरंत पुनः प्राप्त हो गई। रेड मून डेमन की तुलना में लिन मोयू अर्थ टच ड्रैगन गॉड को अधिक पसंद करती थी। उन्होंने न केवल इतना बढ़िया टांग का मांस दिया, बल्कि उन्होंने खुद को विषैले क्रिस्टल और विषैले रत्न भी दिए। उसने विषाक्त पदार्थों के प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता को 50% तक बढ़ा लिया और साथ ही खुद को एक विष निरोधक कौशल भी प्रदान किया। हालांकि पिछले कुछ दिनों में टॉक्सिक एस्ट्रल रिंग कौशल केवल स्तर 3 तक ही पहुंचा था, लेकिन इसका प्रभाव अभी भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लिन मोयू ने अचानक अपना सिर उठाया, उसकी आंखें चमक उठी। मैं खुद इस कौशल को कैसे भूल गया था? लिन मोयू की हरकत देखकर मोयून ने तीखी आवाज में पूछा, कोई उपाय सोचा है क्या? लिन मोयू ने हम करते हुए कहा, मैं इसे आजमा कर देखूंगी, शायद ये काम कर जाए।
एक क्षेत्र की ओर निशाना साधते हुए लिन मोयू ने अपनी उंगली से इशारा किया। कौशल, विषैली खगोलीय अंगूठी। लिन मोयू जिस ओर इशारा कर रही थी, वहां थोड़ी सी हरी रोशनी दिखाई दी, फिर वह फट गई और बाहर की ओर फैलते हुए एक हरे घेरे में बदल गई। प्रतिभा में वृद्धि के बाद टॉक्सिक एस्टेरिस्क की रेंज 120 मीटर तक पहुंच गई, और यह 120 सेकंड के लिए प्रति सेकंड 120 का समान नुकसान पहुंचाता है। जहां जहां भी आकाशीय वलय गुजरते थे, वहां की हवा में हरे रंग की एक हल्की सी महक फैल जाती थी, जिससे एक हल्का विषैला वातावरण बन जाता था। लिन मोयू द्वारा चुने गए क्षेत्र में भी इसी तरह बड़ी संख्या में नुकीले कांटे जमीन के नीचे छिपे हुए थे। लेकिन ये स्पष्ट था कि विषैले खगोलीय छल्लों ने इन नुकीले हिस्सों पर हमला नहीं किया था। उनके कवच उनकी रक्षा करते हैं। लिन मोयू सीमा के भीतर चलती रही और बार बार विषैले तारे के छल्ले का प्रयोग करती रही। सीमा के भीतर जहरीली धुंध का एक टुकड़ा उठा। वह क्या कर रहा है? हवा में मौजूद रसातल के दानवों ने लिन मोयू को देखा, और उनमें से एक ने हैरानी का भाव प्रकट किया। उन्हें नहीं पता कि लिन मोयू क्या करने वाली है। इस समय तक वे हमला करना काफी पहले ही बंद कर चुके थे। उनकी बदसलूकी से लिन मोयू को कोई फायदा नहीं होता, ये व्यर्थ का प्रयास है। बेहतर होगा कि शो को शांति से देखा जाए। पृथ्वी स्पर्श ड्रैगन देवता के पैर के मांस को अपने बाएं हाथ में पकड़े हुए लिन मोयू ने बिना थके बार बार विषैले तारा वलय का प्रयोग किया। ये लगभग आधी सीमाओं को पार करने जैसा है। अचानक लिन मोयू की दृष्टि में हरे रंग की एक असामान्य छाया दिखाई दी। हरी गैस एक गेंद के आकार में एकत्रित हुई और जमीन से बाहर निकल आई। किसी को जहर दिया गया है। मुझे कहना चाहिए कि एक राक्षस को जहर दिया गया है। इन दिनों लिन मोयू जहर के साथ प्रयोग कर रही थी। स्टार रिंग कौशल का उपयोग करने वाला व्यक्ति जहर के लक्षणों से पहले से ही बहुत परिचित था। जहर के संपर्क में आने के बाद जहरीली गैस लगातार धारा के रूप में बाहर निकलेगी, यहां तक कि कई मीटर ऊंचे जहरीली गैस के धुंध का स्तंभ भी बना सकती है। अब स्थिति यही है। यह पाया, जहां जहरीली गैस बुलबुले बनकर उठ रही थी, वहां भी वही हथकड़ी का प्रतीक चिन्ह मौजूद था। लिन मोयू ने व्यंग्य किया और उसके हाथ में एक लाल बत्ती चमक उठी। कौशल, क्षति अभिशाप। इस बीच लिन मोयू ने हरे रंग के बुलबुले छोड़ रहे विषैले लक्ष्य पर मजबूती से अपनी निगाहें जमा ली। उसकी हथेली में एक लाल बत्ती चमक उठी। कौशल, आत्मा की ज्वाला। कोई आवाज नहीं हुई, लेकिन पूरी धरती जोरदार तरीके से हिल गई। पहले आप कांटों पर चाहे जैसे भी हमला करते, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। इस बार लिन मोयू को पता था कि उसे लाल चंद्रमा दानव का मुख्य शरीर मिल गया है। उसके होठों का कोना थोड़ा सा ऊपर उठा। अब तुम भाग नहीं पाओगे। लाल चंद्रमा दानव का मुख्य शरीर भागने लगा, केवल लगातार उठती जहरीली गैस ही उसके स्थान का पता दे रही थी। लिन मोयू को कोई जल्दी नहीं थी, और उसने बिना किसी हड़बड़ी के उसमें एक अत्यंत विषैली खगोलीय अंगूठी भर दी। 120 सेकंड का समय काफी है। अब जब हमने इसे ढूंढ लिया है, तो बाकी सब आसान है। अब इस लड़ाई को खत्म करने का समय आ गया है। लिन मोयू ने रसातल दानव की ओर देखा। अगाध दानवों को अचानक एक अजीब सी भयावह अनुभूति हुई। उन्हें गिरने दो, मो यून की ओर बोलते हुए उसने साथ ही साथ उसके लिए कंकाल कवच की एक परत भी पहना दी। मो यून ने मंत्रोच्चार किया और बुलाए गए जानवर पर बैठकर पल भर में सीधे हवा में उड़ गया। पवित्र सफेद प्रकाश आकाश को चीरता हुआ बिजली की तरह अगाध दानव की ओर तेजी से बढ़ा। मो यून में मानो किसी प्रकार की कुशलता का विस्फोट हुआ हो, और उसकी गति लिन मोयू की कल्पना से कहीं अधिक तेज थी। 1 सेकंड से भी कम समय में इसने 1000 मीटर की दूरी तय करके अगाध दानव तक पहुंच गया। इससे पहले कि अगाध दानव कोई प्रतिक्रिया कर पाता, एक तेज रोशनी का विस्फोट हुआ, जिससे आकाश जगमगा उठा। कौशल, उड़ान पर प्रतिबंध। कैसे? मैं उड़ क्यों नहीं सकता? ये किस प्रकार का कौशल है, और इसका हवाई यात्रा पर प्रतिबंध जैसा प्रभाव क्यों पड़ता है? क्या हवा पर प्रतिबंध लगाना केवल शीर्ष जादूगरों का काम नहीं है? वह ठीक क्यों है? अगाध दानव ने अचानक उड़ने की क्षमता खो दी और घबराहट में हवा से नीचे गिर गया। आधे रास्ते में ही उन्होंने लिन मोयू को जमीन पर पड़ा हुआ देखा, साथ ही उसकी मरे हुए सैनिकों की सेना को भी। एक एक करके, पंक्ति दर पंक्ति, समूह दर समूह, हजारों कंकाल योद्धा तैयार होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके हाथ में मौजूद विशाल तलवार से लाल रोशनी निकल रही थी। कंकाल जादूगरों ने भी तत्वों की शक्ति का आह्वान किया।
उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वे शेर के मुंह में फंसी भेड़ हो। नहीं, ऐसा मत करो। उड़ना चाहता हूं, मैं उड़ना चाहता हूं। अगाध दानव बेतहाशा छटपटा रहे थे और अपने पंख जोर से फड़फड़ा रहे थे। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। हवा में 30 सेकंड के प्रतिबंध के साथ उनके लिए उड़ान भरना असंभव था। आंखों में घबराहट लिए एलिस ने हाथ बढ़ाया और एक नाजुक ताबीज निकाला। तेजी से सक्रिय होते हुए एलिस एक ब्रश के साथ हवा में गायब हो गई। उसे कहीं से मिला हुआ एडवांस्ड रैंडम टेलीपोर्टेशन टेलिस्मैन अभी अभी उसकी जान बचाने में कामयाब रहा था। जैसे ही अगाध दानव जमीन पर गिरने वाला था, लाल रोशनी हवा में फैल गई और उम्मीद के मुताबिक क्षति का अभिशाप आ गया। फिर स्केलेटन वॉरियर के सारे कौशल पूरी ताकत से इस्तेमाल होने लगे और स्केलेटन मेज की अग्नि संचय क्षमता भी। उसी समय लिन मुयू के कंकाल के दांत भी निकट से जोरदार तरीके से फट गए। 4.8 के लगभग पहले ही सेकंड में 50 लेवल तक के 2 एबिसल डेमन्स गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरे मामले में एक अगाध दानव मारा गया। इससे पहले कि अन्य रसातल दानव प्रतिक्रिया कर पाते, एक जोरदार धमाका हुआ। बड़ी संख्या में अगाध दानवों की मृत्यु हो गई। फिर कुछ और धमाके हुए और फिर उनके आसपास सब कुछ शांत हो गया। 50 से अधिक स्तर के सैकड़ों रसातल राक्षसों को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया गया। सार्जेंट का बैज सम्मान के साथ चमक रहा है। लेवल 50 से ऊपर के प्रत्येक एबिसल डेमन को मारने पर पूरे 2000 सैन्य अंक मिलते थे। वह और मो यून 1000 रुपये आपस में बांट सकते हैं, भले ही वे दोनों आधा आधा हिस्सा लें। उन्हें पूरे 100,000 सैन्य क्रेडिट मिले। मो राइम के लिए भी यही बात लागू होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मो यून पहले कितने स्टार रैंक के एनसाइन रह चुके थे। इस समय वह सीधे कर्नल के पास गई और सार्जेंट एट आर्म्स के अध्यक्ष का चेहरा पीला पड़ गया। मो राइन स्तब्ध रह गए। एक द्वितीय लेफ्टिनेंट जिसके पद तक पहुंचने के लिए उन्होंने स्वयं 2 साल से अधिक समय तक संघर्ष और परिश्रम किया था, अब पलक झपकते ही ये कर्नल है। ये तो कुछ ज्यादा ही विकृत है। लिन मोयू को देखकर मो यून कुछ देर के लिए अवाक रह गई। यह आदमी सचमुच थोड़ा विकृत मानसिकता वाला है। अगाध दानवों को पहले और बाद में 5 सेकंड से भी कम समय में मार गिराया गया। लिन मोयू ने हल्की मुस्कान के साथ लाल चंद्रमा दानव की ओर दृष्टि घुमाई। कांक्षी रेडिकल 118। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर सी 242। अध्याय 242 # अध्याय 242। वास्तव में लाल चंद्रमा के दानव शक्तिशाली नहीं होते। लाल चंद्रमा दानव अभी भी हमला कर रहा था, उसकी अनंत विस्फोट क्षमता नाम के अनुरूप ही थी, सचमुच अनंत आक्रमण। जैसे ही लिन मोयू ने सभी मरे हुए सैनिकों को भर्ती किया, उसके हमले का लक्ष्य तेजी से बढ़ता गया। हमले की शक्ति भी तेजी से घटने लगी। आज के हमले की शक्ति शुरुआत की तुलना में 10वें हिस्से से भी कम थी। लिन मोयू को कोई चिंता नहीं थी। चारों ओर देखते हुए लाल चंद्रमा दानव पहले ही सीमा के कोने में बहुत दूर छिप चुका था। वहां हरे रंग की गैस का एक बादल सीटी बजाता हुआ निकल रहा था, मानो वह लोगों को बता रहा हो, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। भाग निकलना। क्या ये काम करता है? ये गांठें पिंजरों की तरह थीं। इन्होंने न सिर्फ लिन मोयू को निष्क्रिय किया, बल्कि लाल चंद्रमा दानव को भी निष्क्रिय कर दिया। कंकाल योद्धाओं ने रसातल दानव के शव को कंधे पर उठाया और खुशी खुशी लिन मोयू के पीछे चल दिए। लाल चंद्रमा दानव को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी मृत्यु निकट है। यह एक कोने में दुबका हुआ है, चुपचाप विष के प्रभाव से पीड़ित है। इससे ज्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इसकी हालत और खराब कर रहा है। इसके अलावा लिन मुयू की आत्मा ज्वाला ने अभी अभी इसे हड्डियों तक दर्द पहुंचाया है। पैरों की खटखटाहट के साथ एक गहरे लोक के दानव का शरीर उस पर जा गिरा। धमाका। विस्फोट इतने जोरदार थे कि कान बहरे हो गए। तबाही सुनामी की तरह आई। धरती कांप उठी और लाल चंद्रमा दानव ने शोक में एक खामोश चीख निकाली। शरीर फट गया और बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके चारों ओर के नुकीले हिस्से फट गए, जिससे भारी मात्रा में चिपचिपा पदार्थ निकला और धरती नीली पड़ गई। लिन मोयू कीचड़ के बीच खड़ा था, उसका कंकाल कवच चमक रहा था और हर तरह के हमले को रोक रहा था। लाल चंद्रमा दानव एक बार फिर भागने लगा। वह जमीन के नीचे चलता रहा, लेकिन उसकी गति धीमी थी। एक और शरीर जमीन पर फेंका गया। धमाका। धरती फिर से कांप उठी। लाल चंद्रमा दानव की एक खामोश चीख सुनाई दी।
एक और शरीर जमीन पर फेंका गया और लगातार फटता रहा। लगातार 20 बार शवों के विस्फोट झेलने के बाद लाल चंद्रमा दानव एक अंतिम शोकपूर्ण चीख के साथ नष्ट हो गया। हत्या एक 55वें स्तर के लॉर्ड श्रेणी के दानव को मारा गया, जिसके पास बॉस के बराबर अनुभव और 20,000 तक सैन्य सम्मान थे। लिन मोयू और मोयून को 10,000-10,000 सैन्य सम्मान प्राप्त हुए। लाल चंद्रमा दानव वास्तव में शक्तिशाली नहीं था, बल्कि कुछ हद तक कमजोर था। लॉर्ड स्तर का दानव होना थोड़ा डरावना है। अगर उसका शरीर मिल जाए तो उसे नष्ट करना मुश्किल नहीं है। और अगर वह उड़ सकता, तो लाल चंद्रमा दानव का कोई खतरा ही नहीं रहता। अंततः लाल चंद्रमा दानव की एक स्पष्ट कमजोरी थी, इसलिए अगर उसे पकड़ लिया जाए तो उसे मारना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। लिन मोयू की कुशलता के जवाब में फैंटम किंग ने रेड मून डेमन को भेजा, जिससे लिन मोयू सचमुच असमंजस में पड़ गया। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि लिन मोयू ने हाल ही में विश्व कौशल में महारत हासिल कर ली थी, जिसके कारण उसने बाजी पलट दी। लिन मोयू के मन में खतरे की घंटी बज रही थी। फैंटम किंग ने उसके बारे में काफी जानकारी हासिल कर ली होगी, तभी तो वह उसे इस तरह निशाना बना रहा है। मानव जाति के किसी सदस्य ने फैंटम किंग को अपनी जानकारी दी होगी। क्या वे दानव उपासकों में से हैं? लिन मोयू ने मन ही मन सोचा कि यह संभव है। मो यून उड़कर आए और राहत की एक लंबी सांस लेते हुए बोली, आखिरकार मार ही डाला। हम बिना कुछ और कहे लिन मोयू ने मरे हुए सैनिकों की सेना को वापस बुला लिया। केवल 2 कंकाल ही बचे थे। लड़ाई 1 घंटे तक चली। रसातल दानव और लाल चंद्रमा दानव सभी मारे गए, और सीमा अधिक देर तक टिक नहीं सकी और धीरे धीरे ढहने लगी। डिंग 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 डिंग, सीमा के बाहर से कई आवाजें आईं। हैरानी की बात है कि कोई सीमा पर हमला कर रहा है। लिन मोयू और मो यून चौंक कर एक साथ देखने लगे। धमाके के साथ ही सीमा कांच की तरह टूट गई और हवा में गायब हो गई। अनगिनत वर्षों से अपरिवर्तित प्राचीन युद्ध क्षेत्र का प्रकाश फिर से दिखाई दिया। दोनों व्यक्तियों का लाल प्रकाश अभी भी सीधे आकाश की ओर उठ रहा था, शाश्वत युद्ध क्षेत्र के प्रकाश से प्रतिस्पर्धा करते हुए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि गांठ में छिपने से तुम्हें कोई ढूंढ नहीं सकता? उत्पत्ति का प्रतीक हमारे ड्रैगन वंश का है। ड्रैगन युद्ध में माहिर लोगों का एक बड़ा समूह भयंकर जोश के साथ अंदर घुस आया। कम से कम 30-40 आदमियों की 5-6 टीमें थीं। ये वही लोग थे जिन्होंने पहले सीमा पर हमला किया था, जिससे उसके पतन में कुछ हद तक तेजी आई थी। लिन मोयू ने थोड़ी खुशी के साथ कहा, ड्रैगन सचमुच बहुत अच्छे हैं। वे अनुभव, उपकरण और सैन्य सम्मान मुफ्त में देते हैं। यहाँ व्याकरण में सुधार के साथ पाठ दिया गया है। लिन मोयू अपना कदम उठाने ही वाला था कि अचानक एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। मेरे लोगों की रक्षा करो। 12 कुशल ड्रैगन योद्धा दूर से दौड़ते हुए आए। ऐसा लग रहा था कि वे लिन मोयू की मदद करने की योजना बना रहे थे। लिन मोयू की आंखों में एक तेज चमक उठी। चाहे दूसरा पक्ष सचमुच मदद के लिए आ रहा हो या नहीं, उसे पर्याप्त सावधानी बरतनी होगी। पहला कदम वही उठाएगा। कंकाल ने जमीन पर पड़े अगाध दानव के शरीर को उठाया और उसे जोर से ऊपर फेंक दिया। शव पलक झपकते ही ड्रैगन विशेषज्ञों के सामने जा गिरा। लाल रोशनी की एक तेज चमक दिखाई दी। कौशल, क्षति, अभिशाप। कौशल, लाश विस्फोट। 2 शव, 2 धमाके। तुरंत कार्रवाई करने पहुंचे ड्रैगन विशेषज्ञ बारिश की तरह गिरने लगे। कोई भी जीवित नहीं बचा। कुछ अन्य ड्रैगन नीचे नहीं उतरे, और एक पल के लिए जम जाने के बाद उन्होंने जोर से चीख मारी और पीछे मुड़े बिना उड़ गए। ड्रैगन के विशेषज्ञ बहुत बुद्धिमान नहीं होते, लेकिन वे पूरी तरह से मूर्ख भी नहीं होते। वे अपनी जान बचाने के लिए भागना भी जानते हैं। तेजी से आ रहे मानव पेशेवर वहीं जम गए, बारिश की तरह गिरते हुए ड्रैगन पेशेवरों को देखकर। एक ने मुश्किल से अपनी सांस रोकी। बाकी लोगों ने अपनी आंखें मल ली, मानो उन्हें भ्रम हो रहा हो। क्या मैं अंधा हो गया हूं? क्या कोई मुझे बता सकता है कि यह भ्रम है या नहीं? मुझे भी लगा कि यह एक मतिभ्रम है, लेकिन ये बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा था। क्या ड्रैगनों का ये समूह अभी अभी मर गया? सचमुच मृत कंकाल अपने उपकरण नोचते हुए प्रतीत होते हैं। अरे वाह, वो पैंतरा तो कमाल का है। लिन मोयू का भंडार तरह तरह के उपकरणों से भरा हुआ था। इनमें से ज्यादातर सामान ड्रैगनों से मिला था। ये सभी प्लेटिनम स्तर के उपकरण थे, इसलिए चाहे ये उपयोगी हो या न हो, इन्हें पहले उतारना ही बेहतर था। कुछ कंकाल खड़खड़ाहट करते हुए वहां से गुजरे और बड़ी कुशलता से उपकरणों को उतारने लगे।
मैंने भी न जाने कितनी बार ऐसा किया है, इतनी कुशलता से कि दिल धड़कने लगता है। मो यून के होठों का कोना थोड़ा सा हिल गया। उसने शर्मीली लिन मोयू की तरफ देखा। ये लड़का तो किसी डाकू जैसा है। लिन मोयू ने आकाश की ओर देखा। उसे स्वयं ओरिजिन रून प्राप्त किए 10 दिन हो चुके थे। प्रकाश का लाल स्तंभ मंद पड़ रहा था। सम्मलन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी थी। सम्मलन के इन 10 दिनों के दौरान लोग ओरिजिन रून को हथियाने के लिए आते रहे। यदि कोई मारा जाता और ओरिजिन रून किसी और को मिल जाता, तो वह व्यक्ति भी उसी प्रक्रिया से गुजरता जिससे वह गुजरा था। यह एक मान्यता प्रक्रिया की तरह है। केवल 10 दिन जीवित रहने पर ही आपको ओरिजिन रून द्वारा मान्यता प्राप्त होगी और आप इसे प्राप्त करने के योग्य बनेंगे। लेकिन एक सामान्य पेशेवर के लिए 10 दिनों से अधिक समय तक जीवित रहना आसान नहीं है। या तो उनके पास एक मजबूत टीम होती है या वे स्वयं ही अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। मो यून की किस्मत अच्छी थी कि उसकी मुलाकात खुद से हो गई, वरना 10 दिन से ज्यादा टिक पाना मुश्किल होता। पहले 5 दिन किसी तरह निकल जाना ही काफी था। इस समय मो यून के पास फ्यूजन खत्म होने में अभी भी 3 दिन बाकी थे। लिन मोयू के साथ तो ये बिल्कुल तय था। जाना। सारा सामान समेटकर लिन मोयू हर दिन आगे बढ़ती गई। क्या वह यहाँ नहीं है? छोटा समूह प्राचीन युद्ध क्षेत्र की गहराई की ओर चलता रहा। दिव्य रूप से चुनी गई रहस्यमयी चीजें हर बार संयोगवश अलग अलग जगहों पर प्रकट होती हैं। तुलनात्मक रूप से आप मूल क्षेत्र के जितना करीब पहुंचेंगे, उनके प्रकट होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। अंततः आपके पास केवल किस्मत का ही विकल्प है। मो यून का पूरा शरीर आलस्य से पवित्र आत्मा यूनिकॉर्न पर गिर पड़ा। क्या तुम ईश्वर द्वारा चुने गए गुप्त क्षेत्र की खोज करने जा रहे हो? लिन मोयू ने हम करते हुए कहा, मैं देवत्व प्राप्त करना चाहता हूँ। मो यून समझ गया, तुम्हारी शक्ति के साथ तुम्हें दिव्य चयनित गुप्त क्षेत्र से गुजरने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इस मामले में लिन मोयू को भी भरोसा था। लेकिन ये तभी संभव है जब वह मिल जाए। कुछ लोगों के लिए बदकिस्मती से महीनों या 1.5 साल तक खोजबीन करना कोई असामान्य बात नहीं है। मो यून की खूबसूरत आंखों में चमक आ गई। जब मैं ओरिजिन रून को पूरी तरह से एकीकृत कर लूंगी, तब मैं इसे खोजने में तुम्हारी मदद करूंगी, उसने कहा और लिन मोयू की ओर एक निश्चित बिंदु वाला टेलीपोर्टेशन पत्थर फेंक दिया। मो यून का यूनिकॉर्न उड़ सकता है और बहुत तेज है। जब तक ओरिजिन रून का कोई प्रभाव नहीं था, तब तक उसे यहाँ कोई खास खतरा नहीं था। हवा से डिवाइन चोजन मिस्ट्रीज को खोजना लिन मोयू से कहीं अधिक कारगर था। धन्यवाद। लिन मोयू ने विनम्रता नहीं दिखाए और सीधे लोकेशन ट्रांसमिशन स्टोन स्वीकार कर लिया। मो यून ने प्यारी सी मुस्कान बिखेरी और कहा, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, आपने मेरी बहुत मदद की है। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, ये सब तो मामूली बात है, बस हाथ उठाकर वोट दीजिए। पहले युद्ध क्षेत्र के भूत राजा से लेकर इस बार उसे बचाने तक, लिन मोयू के लिए यह एक छोटी सी बात थी, लेकिन मो यून के लिए यह बहुत बड़ा उपकार था। मो यून ने एक पल सोचा, खैर, धन्यवाद, और अगर भविष्य में मैं कुछ कर सकती हूँ, तो मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी। अच्छा, संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर सी 243। अध्याय 243 243 अध्याय 243 सभी लिन मोयू को ढूंढकर मारना चाहते हैं। उत्पत्ति प्रतीक में कुछ गड़बड़ है। ड्रैगन जाति की दुनिया में एक विशाल महल परिसर से एक तीव्र आभा उठी। उस गैस ने आसमान में छाए बादलों को ऐसे हटा दिया मानो उसने आकाश में एक बड़ा छेद कर दिया हो। महल परिसर से एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। कौन है ये? कौन हमारे ड्रैगन कबीले को निशाना बना रहा है? हाल ही में हमने अपने ड्रैगन कबीले के इतने सारे योद्धा क्यों खो दिए? जाओ और पता लगाओ कि प्राचीन युद्ध क्षेत्र में वास्तव में क्या हुआ था। गुर्राहट थम गई और तुरंत ही एक और आवाज सुनाई दी, जैसा आप आदेश दें, महान राजा। महल परिसर से बड़ी संख्या में ड्रैगन योद्धा उड़कर निकले और एक ही दिशा में चले गए। ड्रैगन की दुनिया में एक बार फिर शांति बहाल हो गई। बस वही शक्तिशाली आभा बनी रही। जल्द ही जांच करने गए वे ड्रैगन वापस लौट आए। कुछ क्षण बाद महल से एक बार फिर गर्जनापूर्ण आदेश आया, आदेश का पालन करो, प्राचीन युद्ध क्षेत्र के ऊपरी अंतरिक्ष ड्रैगन योद्धाओं, लिन मोयू को खोजने और उसे मारने के लिए अपने प्रयासों को एकजुट करो। इस बीच अंतरिक्ष समय मार्ग की खोज में तेजी लाएं। ड्रैगन वंश के योद्धा व्यर्थ में नहीं मर सकते। मैं मानव जाति का खून चाहता हूं, खून के बदले खून। ड्रैगन की दुनिया तुरंत ही हत्या के इरादे से घिर गई।
यहां तक कि अंतरिक्ष भी कांप उठा। ड्रैगन जाति के राजा का आदेश तेजी से शाश्वत युद्ध क्षेत्र में फैल गया। ऊपरी अंतरिक्ष में मुख्य क्षेत्र में मौजूद ड्रैगन विशेषज्ञों को ड्रैगन किंग द्वारा निर्देश दिए गए हैं। दूसरी ओर फैंटम एलिस ने फिर से फैंटम किंग से संपर्क किया। एलिस की आंखों में घबराहट अभी पूरी तरह से दूर नहीं हुई थी। राक्षसों के स्वामी, हम असफल हो गए। एलिस ने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की, और उसकी आवाज भी बहुत धीमी थी, जो दयनीय लग रही थी। एलिस के सामने फैंटम डेमन किंग की परछाई दिखाई दी। इसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रेड मून डेमन भी उसे मार नहीं पाएगा। मुझे पता है कि तुम मुख्य क्षेत्र में नहीं जा सकते, इसलिए केंद्रीय क्षेत्र के सबसे गहरे हिस्से में जाओ, मेरे आदेश पहुंचाओ और उन लोगों को लिन मोयू को खत्म करने के लिए आगे बढ़ने को कहो। ओरिजिन रून की तुलना में लिन मोयू को मारना अधिक महत्वपूर्ण है। बिल्कुल इसी तरह से करना है। प्रेत दानव राजा की आवाज अब भी मधुर थी, प्रलोभन से भरी हुई थी, लेकिन उसमें एक जबरदस्त हत्या का इरादा भी समाहित था। फैंटम किंग का नया आदेश प्राप्त करते ही एलिस केंद्रीय क्षेत्र की गहराई की ओर उड़ गई। आधा दिन बीत गया है, सब ठीक ठाक है। न तो ड्रैगन जाति और न ही रसातल के दानव लिन मोयू को परेशान करने आए। ओरिजिन रून अंततः स्वयं से जुड़कर पूर्ण हो गया था। लाल प्रकाश का स्तंभ गायब हो गया, और लिन मोयू लाल प्रकाश से ढक गई। सम्मेलन पूरा होते ही लिन मोयू को उत्पत्ति स्थान का पता चल गया। उसके मन में एक नक्शा स्वाभाविक रूप से बन जाता है। उत्पत्ति स्थान शाश्वत युद्ध क्षेत्र के ऊपरी स्तर पर नहीं, बल्कि निचले स्तर पर स्थित था। उसी समय लिन मोयू के हाथ के पिछले हिस्से पर एक चिन्ह प्रकट हुआ, जिस पर हल्का सा जलने का निशान था। अर्जित कौशल, सशक्त सैनिक, शक्तिशाली सिपाही। 30 सेकंड के लिए आपके और आपके द्वारा बुलाए गए सैनिकों के सभी बुनियादी गुण 200% तक बढ़ जाते हैं, और सभी हमलों से होने वाली क्षति अतिरिक्त 500% तक बढ़ जाती है। कूलडाउन समय 1 घंटा। जब मो युन ने लिन मोयू के हाथ के पिछले हिस्से पर कुछ चिन्ह उभरते हुए देखे, तो उसने ऊंची आवाज में पूछा, उत्पत्ति स्थान कहाँ है? निचले स्तर। लिन मोयू का जवाब सुनकर मो युन के सुंदर चेहरे पर अचानक झुर्रियां पड़ गईं। उसने अपनी निराशा जाहिर करते हुए कहा, ये निचले तल पर क्यों है? ऐसा लगता है कि वहां जल्द ही पहुंचने का कोई मौका नहीं है। प्रत्येक घटना के लिए उत्पत्ति स्थान अलग अलग होता है। कभी ऊपर, कभी नीचे, और कभी कभी यह बहुत गहरा होता है। केवल वे लोग जिन्हें ओरिजिन रून द्वारा मान्यता प्राप्त थी, वे ही सटीक स्थान जान सकते थे और फिर प्रवेश करने के योग्य हो सकते थे। इस बार ओरिजिन स्पेस निचले स्तर पर दिखाई दिया, और निचले स्तर को केवल 70वें स्तर पर तीसरी बारी पूरी करने के बाद ही पार किया जा सकता था। अपने मौजूदा स्तर पर वे निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ सकते थे। अगर मो युन जा भी सकता, तो भी वह जाने की हिम्मत नहीं करता। वह केवल 41वें स्तर पर थी, और लिन मोयू तो उससे भी कहीं अधिक निचले स्तर पर 30वें स्तर पर थी। लिन मोयू चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर उसका सामना किसी लेवल 70 के तीसरे चरण के पेशेवर खिलाड़ी से हो, या फिर लेवल 70 या उससे ऊपर के शीर्ष स्तर के दानव से हो, तो वह उन दोनों को हराने में समान रूप से असमर्थ होगा। तब तक शायद बचने का कोई मौका ही न बचे। मो युन ने आह भरी और खुद को दिलासा देते हुए कहा, सौभाग्य से यह कोई बहुत बुरी स्थिति नहीं है, हमेशा एक मौका होता है। बाय युवान और लिन मोयू ने ओरिजिन रून के बारे में कुछ बातें की थी, लेकिन विस्तार से नहीं। शायद उसने ये सोचा भी नहीं था कि जब वह इस बार प्राचीन युद्ध क्षेत्र में आएगा तो लिन मोयू को ओरिजिन रून प्राप्त हो जाएगा। क्या निचले स्तरों तक जाने का कोई अस्थायी मार्ग है? लिन मोयू ने जिज्ञासा भरी निगाहों से पूछा। मो युन ने सिर हिलाया। समय का प्रवाह केवल निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक ही हो सकता है, और बिना किसी रुकावट के ये लगभग 1 घंटे तक बना रह सकता है। यदि आप युद्ध में शामिल होते हैं, तो यह अंतराल और भी कम हो जाएगा, शायद कुछ मिनटों तक ही सीमित रहेगा। लिन मोयू ने अनुमान लगाया कि यही नियम है। क्या कोई और तरीका नहीं है? मो युन ने अपना सिर झुकाया और कुछ पल सोचती रही। लेवल 70 तक पहुंचने के अलावा निचले लेवल तक जल्दी पहुंचने का भी एक तरीका लगता है। कहा जाता है कि मुख्य क्षेत्र के केंद्र में एक रास्ता है जो निचले लेवल तक जाता है। हालांकि उस रास्ते की रखवाली एक सबसे शक्तिशाली दुश्मन कर रहा है, और उस रास्ते में प्रवेश करने के लिए आपको उस सबसे शक्तिशाली दुश्मन को हराना होगा। लिन मोयू ने पूछा, ये किस स्तर का है? मो युन ने धीमी आवाज में जवाब दिया, यह 68वें स्तर का है,
और कहा जाता है कि इसे आज तक कोई भी हरा नहीं पाया है। यह प्राचीन युद्ध क्षेत्र का एकमात्र ऐसा बॉस है जिसे अभी तक कोई हरा नहीं पाया है। निचले स्तर के शीर्ष शक्तिशाली योद्धाओं ने समय और स्थान के मार्ग से आकर इसे मारने का प्रयास किया था, लेकिन वे असफल रहे। इतना ही नहीं, शीर्ष योद्धा बुरी तरह घायल हो गया था, उसके घाव ठीक होना मुश्किल है। जैसे जैसे मो युन बोलती गई, उसकी आंखों का भाव बदल गया, मानो उसने उस भीषण युद्ध को अपनी आंखों से देखा हो। उसकी आवाज अलौकिक हो गई। वह बॉस बहुत भयानक है, कई पेशेवर उसके हाथों मारे जा चुके हैं। समय के साथ, उस क्षेत्र में जाने की हिम्मत कम होती जा रही है। उस मार्ग के बारे में मैंने केवल अफवाहें सुनी हैं, और यह भी संभव है कि वह मार्ग अस्तित्व में ही न हो। बस लेवल 70 तक पहुंचने और तीसरा टर्न पूरा करने का इंतजार करो, फिर निचले लेवल पर जाओ। ओरिजिन स्पेस वैसे भी गायब नहीं होगा। ओरिजिन स्पेस का आखिरी माइग्रेशन 26 साल पहले हुआ था, और अगले माइग्रेशन में अभी भी 74 साल बाकी है। मो यून के शब्दों से यह संकेत मिलता है कि लिन मोयू को बॉस से लड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उसे ईमानदारी से लेवल 70 तक पहुंचने पर ध्यान देना चाहिए और फिर निचले स्तरों तक पहुंचना चाहिए। उत्पत्ति स्थान के प्रत्येक प्रवास के बाद 9 उत्पत्ति प्रतीक प्राचीन युद्ध क्षेत्र में एक साथ बिखर जाते थे। ये प्रतीक कहीं भी प्रकट हो सकते थे, चाहे ऊपरी, निचली या गहरी परतों पर। इसी प्रकार उत्पत्ति स्थान भी कहीं भी प्रकट हो सकता था। उत्पत्ति प्रतीक प्राप्त करने, 10 दिनों तक जीवित रहने और प्रतीक के साथ विलय पूरा करने पर ही कोई उत्पत्ति स्थान में प्रवेश करने के योग्य हो सकता था। यह प्रवास एक शताब्दी में एक बार होता था। यदि किसी ने प्रतीक प्राप्त कर लिया लेकिन प्रवास समाप्त होने से पहले उत्पत्ति स्थान में प्रवेश करने में विफल रहा, तो प्रतीक गायब हो जाता था, जिससे एक महत्वपूर्ण अवसर व्यर्थ हो जाता था। लिन मोयू मो यून का मतलब समझ गई। उद्धरण चिन्ह ... मैं समझ गई। मो यून को राहत मिली और उसने विषय बदल दिया। अपने ओरिजिन रून के साथ सम्मिलन पूरा करने पर आपको कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हुई? मैंने सुना है कि ओरिजिन रून की शक्तियां बहुत शक्तिशाली होती हैं। लिन मोयू ने कुछ भी नहीं छिपाया और अपने अर्जित कौशल को साझा किया। मो यून को ओरिजिन रून के बारे में लिन मोयू से कहीं अधिक ज्ञान था, क्योंकि बाई युआन ने इतनी विस्तृत जानकारी प्रदान नहीं की थी। उत्पत्ति रून अत्यंत रहस्यमय है, क्योंकि यह प्रत्येक पेशे के अनुसार अलग अलग कौशल प्रदान करता है। एक ही रून अलग अलग व्यवसायों में अलग अलग कौशल प्रदान करता है। आपका ये रून आपके लिए ही बना प्रतीत होता है। 30 सेकंड का पूर्ण शक्ति विस्फोट, यदि प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए, तो अत्यंत शक्तिशाली प्रभाव डाल सकता है। मो यून ने इसकी कल्पना की। अगर यह कौशल मेरे पास होता, तो 30 सेकंड में लगभग 10 गुना ज्यादा नुकसान होता। ये छोटे राक्षसों से लड़ने के लिए तो ठीक है, लेकिन बड़े दुश्मनों से लड़ने के लिए नाकाफी है। इसका असर काफी सीमित है, सिवाय तुम्हारे जैसे प्रोफेशन के, जिनके पास बड़ी संख्या में समन होते हैं और जो 30 सेकंड में काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। विस्मय से उसने अपनी बात दोहराई। लिन मोयू स्वाभाविक रूप से उससे बेहतर समझती थी। मो यून ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, उत्पत्ति चिन्ह अत्यंत रहस्यमय है। वर्षों से कई शक्तिशाली देवदेवों ने इसे पूरी तरह समझने का प्रयास किया है, लेकिन दुर्भाग्यवश वे इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए। जैनशिकाय लिपि का प्रत्येक अक्षर गहनतम सत्य को समाहित किए हुए प्रतीत होता है, जो लोगों को मोहित कर लेता है। यदि मैं अपने जीवनकाल में केवल एक उत्पत्ति चिन्ह का अध्ययन कर सकूं, तो मुझे कोई खेद नहीं होगा। उस समय मो यून की आंखों में सच्ची लालसा की चमक दिखाई दी जब वह अपनी आकांक्षाओं के बारे में बात कर रही थी। उसे देखते हुए लिन मोयू ने अपने हाथ के पिछले हिस्से पर एक नजर डाली। यह महज एक सैनिक शब्द नहीं है। इसमें ऐसा क्या जादुई है? नहीं, लिन मोयू अशांत थी। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 244। अध्याय 244, 244। अध्याय 244, अतीत की यादें, चीनी अक्षर। उसकी आंख के निचले हिस्से में बना चिन्ह स्पष्ट रूप से सैनिक बिंग के लिए चीनी अक्षर था। यह इस दुनिया की लेखन प्रणाली नहीं थी, बल्कि उसकी पिछली दुनिया के चीनी अक्षर थे, बिंग सैनिक। वह चीनी अक्षरों से बहुत अच्छी तरह परिचित था। बात इतनी बढ़ गई कि उसने पहले तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। ओरिजिन रून पर चीनी अक्षर कैसे दिखाई दे सकते हैं? इसका क्या मतलब था? क्या ओरिजिन स्पेस में चीन से संबंधित और भी चीजें हो सकती हैं?
लिन मोयू ने अपना सिर नीचे झुकाया, अपनी आंखें सिकुड़ी, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने किसी अविश्वसनीय रहस्य को छू लिया हो। अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। इस समय लिन मोयू को ओरिजिन स्पेस की तीव्र इच्छा महसूस हो रही थी। वह चाहता था कि काश वह अभी अंदर जाकर देख पाता। दुर्भाग्यवश वह अभी नहीं जा सकता था। उसे या तो ऊपरी परत के केंद्र में मौजूद बॉस को मारना था और फिर मार्ग से नीचे जाना था, या फिर ईमानदारी से कहें तो लेवल 70 तक पहुंचे और बाहरी दुनिया से शाश्वत युद्धक क्षेत्र की निचली परत में प्रवेश करें। केवल यही दो रास्ते थे, कोई अन्य विकल्प नहीं था। तुम क्या सोच रहे हो? कहीं तुम ओरिजिन रून का अध्ययन तो नहीं कर रहे हो? मो यून ने अचानक पूछा। क्योंकि लिन मोयू पूरे समय नीचे की ओर देख रही थी, मानो वह ओरिजिन रून का अध्ययन कर रही हो। मो यून ने हल्की हंसी के साथ कहा, इसकी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। तुम ओरिजिन रून को पल भर में समझ सकते हो। अगर पढ़ना ही है तो कम से कम 70वें लेवल तक पहुंच जाओ, वरना तुम्हारे पास इस पर रिसर्च करने की योग्यता भी नहीं होगी। लिन मोयू ने अपनी आंखों में दिख रहे सदमे को छुपाते हुए ऊपर देखा और कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही देख रहा था। वह किसी को भी यह नहीं बता सकता था कि उसने ओरिजिन रून को पहचान लिया है। बाय युवान भी नहीं। लगता है इस पहेली का हल केवल ओरिजिन स्पेस में ही मिल सकता है, लिन मोयू ने मन ही मन सोचा। केवल सैनिक बिंग अक्षर को देखने से उसे उत्तर नहीं मिल जाएगा। इसका असली जवाब केवल ओरिजिन स्पेस में ही मिल सकता है। उससे पहले उसे अपने कौशल को निखारने पर ध्यान देना चाहिए। केवल शारीरिक शक्ति से ही वह योग्यता प्राप्त कर सकता था। दोनों मुख्य क्षेत्र की ओर चलते रहे। रास्ते में मिलने वाले राक्षस उच्च स्तर के और संख्या में अधिक होते गए। यहाँ अकेले काम करने वाले पेशेवर लगभग गायब हो गए थे। सभी पेशेवर लोग टीमों में काम करते थे, और सिर्फ एक एक टीम ही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से कई टीमें एक दूसरे से बहुत दूर नहीं होंगी। यहाँ संकट के संकेत अभी भी काम करते थे। मानव एकता पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। यहाँ का बड़ा इलाका मानव पेशेवर लोगों से भरा हुआ था। टीमें एक दूसरे के संपर्क में थी, उन्हें ड्रैगन या पाताल लोक के राक्षसों के आने का कोई डर नहीं था। ड्रैगन करियर धारक भी टीमों में चलते थे, लेकिन मनुष्यों की तुलना में वे अधिक बिखरे हुए थे। अगाध गहराई के दानव तो और भी ज्यादा हिंसक थे, जिनमें एक उच्च स्तरीय शक्तिशाली दानव निम्न स्तरीय दानवों के एक समूह का नेतृत्व कर रहा था और वे बेतहाशा इधर उधर भाग रहे थे। तीनों पक्षों के बीच अक्सर बड़े बड़े युद्ध छिड़ जाते थे। युद्ध कभी रुका नहीं। मो यून का लाल बत्ती स्तंभ के साथ यहाँ आना कई पेशेवर लोगों का ध्यान आकर्षित करने का कारण बना। कई लोगों ने हैरानी भरे भाव दिखाए। दो लोग, एक लेवल 41 और एक लेवल 30, यहाँ घूमने की हिम्मत कर रहे हैं। किसी भी अनजान राक्षस से सामना होने पर वे मारे जाते। विशेषकर मो यून, जिसके पास ओरिजिन रून का प्रकाश है, उसका तो शिकार किया ही जाएगा। तार्किक रूप से उन्हें यहाँ बिल्कुल भी नहीं पहुंचना चाहिए था, लेकिन वे अंदर आए, ऐसे चलते हुए जैसे टहल रहे हों, देखने में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे लेकिन वास्तव में बहुत तेजी से। लिन मोयू की चाल धीमी नहीं थी। देखने में भले ही ऐसा लगता था कि वह बस कदम दर कदम चल रहा है, लेकिन वह प्रतिदिन हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर सकता था। प्रकाश की दिशा में आगे बढ़ते हुए शाश्वत युद्ध क्षेत्र अविश्वसनीय रूप से विशाल था। लिन मोयू के आने के बाद से वह कम से कम दसियों हजार किलोमीटर पैदल चल चुका था, लेकिन केंद्र से उठने वाला प्रकाश स्तंभ बिल्कुल भी नहीं हिला प्रतीत हुआ। 2 दिन के आराम के बाद मो यून पूरी तरह से ठीक हो गया था। अब उसके ओरिजिन रून के साथ पूरी तरह से विलीन होने में केवल 1 दिन बचा था। उस समय अगर उसकी हत्या भी हो जाती तो भी दूसरा पक्ष ओरिजिन रून को प्राप्त नहीं कर पाता। कोई भी बिना फायदे के कोई काम नहीं करना चाहता। तब वह सुरक्षित हो जाएगी। आखिरी दिन, बस धैर्य रखो, वो दिन भी बीत जाएगा। लिन मोयू और मो यून ने एक बार फिर सड़क पर खड़े एक राक्षस के चारों ओर चक्कर लगाया। वह राक्षस से लड़ने से बचने के लिए कुछ अतिरिक्त किलोमीटर पैदल चलने को तैयार था। ऐसा पहले भी अनगिनत बार हो चुका था। मो यून ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारी ताकत के साथ इन राक्षसों को हराना मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? फिर इधर उधर क्यों घूमना? लिन मोयू ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और पूछा, हम यहाँ क्या करने आए हैं? बेशक, ईश्वर द्वारा चुने गए गुप्त क्षेत्र को खोजो, मो यून ने सहज रूप से उत्तर दिया, उलझन भरी नजर से देखते हुए, मानो पूछ रहा हो, क्या तुम खुद नहीं जानते?
लिन मोयू ने पूछा, क्या कोई विशिष्ट लक्ष्य है? मो यून ने अपना सिर हिलाया। किसी को नहीं पता था कि ईश्वर द्वारा चुना गया गुप्त लोक कहाँ प्रकट होगा। एक बार किसी ने एक बड़ी चट्टान को हटाया और ईश्वर के चुने हुए गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। तो ये सब किस्मत और संयोग पर निर्भर था। लिन मोयू ने कहा, चूंकि कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो क्या हम जहां भी जाएं, स्थिति एक जैसी ही नहीं होगी? मो यून अवाक रह गई। वह सही था। चूंकि कोई लक्ष्य ही नहीं था, तो क्या वे जहां भी जाते, स्थिति एक जैसी ही नहीं होती? लिन मोयू के पास एक और कारण था जिसका उन्होंने जिक्र नहीं किया, वह अनुभव हासिल नहीं करना चाहते थे। वह पहले से ही यथासंभव कम राक्षसों को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब राक्षसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, और राक्षसों की आक्रामकता भी बढ़ती जा रही थी। कई बार वह उनसे बच नहीं पाता था और उसे उन्हें मारना पड़ता था। अब उनका अनुभव 70% तक पहुंच चुका था। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो जल्द ही वह अगले स्तर पर पहुंच जाएगा। लेवल 30 और लेवल 31 पर देवत्व प्राप्त करने में अभी भी कुछ अंतर था। लिन मोयू बाय युवान की सलाह का पालन करते हुए सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने का प्रयास कर रही थी। अन्य पेशेवर लोगों की नजरों में राक्षसों के चारों ओर चक्कर लगाने का उनका व्यवहार अलग दिखता था। अधिकांश लोगों का मानना था कि वे दोनों डरे हुए थे और राक्षसों को उकसाने की हिम्मत नहीं करते थे। ये बात समझ में आती है। यहाँ के राक्षस कम से कम 55वें स्तर के थे। उनके स्तर पर उनमें से किसी एक से सामना होने का मतलब मौत था। मो यून को देखकर किसी की आंखें चमक उठी। वह पहल करते हुए आगे बढ़ा और बोला, सुंदर महिला, मेरा नाम क्लाउड है। आपने अब ओरिजिन रून प्राप्त कर लिया है, हम आपकी रक्षा कर सकते हैं। क्लॉड ने ईगल कंट्री के पेशेवर लेफ्टिनेंटों की विशिष्ट पोशाक पहनी हुई थी, और उसके कंधे पर एक सैन्य बैज लगा हुआ था जो 8 सितारा लेफ्टिनेंट का प्रतीक था। मो यून ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है। वह आदमी निराश लग रहा था, लेकिन महोदया, इस हालत में आपके लिए रहना खतरनाक है। यहाँ बहुत सारे राक्षस हैं, और आपका ओरिजिन रून रसातल के राक्षसों और ड्रैगन को आकर्षित करेगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, पास से जोरदार हंसी की आवाज आई। हमें, दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य के लोगों को, ईगल देश के लोगों से सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य के विशिष्ट वस्त्र पहने हुए पेशेवर लोगों का एक दल चलकर वहां पहुंचा। पूरे 18 लोग, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ। शाश्वत युद्ध क्षेत्र में ऐसी टीमों का एक विशेष नाम होता था, बॉस टीमें। वे कालकोठरियों में नहीं जाते थे, बल्कि लगातार शाश्वत युद्ध क्षेत्र में घूमते रहते थे और उन दुश्मनों की तलाश करते थे जिन्हें वे खत्म कर सकें। इटर्नल बैटलफील्ड में कमांडर स्तर के बॉस की संख्या चौंकाने वाली थी। ये कमांडर स्तर के बॉस, लॉर्ड स्तर या विश्व स्तरीय बॉस जितने शक्तिशाली नहीं थे। उन्होंने जो चीजें गिराईं, वे भी कुछ खास अच्छी नहीं मानी जाती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी मात्रा में ऐसे उपकरण गिराए जो सामान्य राक्षस नहीं गिराते। उन्हें मारने से भरपूर मुनाफा हुआ। कभी कभी बहुत ही बढ़िया उपकरण मिल जाते थे। इनसे न केवल वे अपने उपकरणों को अपग्रेड कर सकते थे, बल्कि उन्हें बड़ी रकम के बदले बेच भी सकते थे। इटर्नल बैटलफील्ड में इस तरह की कई बॉस टीमें मौजूद थीं। मो यून ने एक नजर घुमाए और धीरे से कहा, ये जिया लैंग गिल्ड के लोग हैं। लिन मोयू ने भी जिया लैंग गिल्ड के बारे में सुना था। वे सचमुच बहुत प्रसिद्ध थे। जिया लैंग गिल्ड, डिवाइन समर एम्पायर के शीर्ष गिल्डों में से एक था। राजवंश संघ से भी अधिक शक्तिशाली। चाहे वह शाश्वत युद्ध क्षेत्र हो, मौलिक युद्ध क्षेत्र हो, या दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य का निर्जन जंगल हो, उनके लोग हर जगह मौजूद थे। उनके सामने मौजूद ये टीम जिया लैंग गिल्ड की बॉस टीम थी, जिसने जिया लैंग गिल्ड के विशिष्ट बैच पहन रखे थे। उनके सभी उपकरण उच्चतम श्रेणी के प्लेटिनम ग्रेड के थे। उनके पास बॉस के कई एक्सेसरीज भी थे। जियांग वेनशान ने अपनी काबिलियत छिपाने की कोई कोशिश नहीं की, उनका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। जब वह 60वें स्तर से ऊपर था, तो क्लाउड को देखते समय उसे ऐसा महसूस होता था मानो वह ऊपर से नीचे देख रहा हो। क्लॉड ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, तो ये जिया लैंग गिल्ड का जियांग वेनशान है। अच्छा हुआ कि तुम मुझे जानते हो। जियांग वेनशान ने क्लाउड की तरफ यूं ही देखा, फिर उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। घोर उपेक्षा। क्लाउड के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया, लेकिन अंत में वह मुड़ा और चला गया। उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वह सचमुच जियांग वेनशान का मुकाबला करने में असमर्थ था। अगर वे लड़ते, तो निश्चित रूप से उसे नुकसान होता।
वह उसे उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकता था, इसलिए उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। न सिर्फ वह, बल्कि उनकी पूरी टीम भी। क्लाउड के वापस जाने के बाद उनकी टीम तुरंत वहां से हट गई, क्योंकि वे वास्तव में जियांग वेनशान को उकसाना नहीं चाहते थे। वे डिवाइन समर एम्पायर, जिया लैंग गिल्ड या जियांग वेनशान और उनकी टीम को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। जियांग वेनशान ने मो यून की ओर देखा, पवित्र आत्मा सम्मन, मध्य स्तरीय महान करियर। बहुत प्रभावशाली। मो यून ने हल्की सी मुस्कान दी, कुछ नहीं कहा। अपने स्तर को देखते हुए, वह मो यून के स्तर और करियर के बारे में धोखा नहीं खा सकता था। फिर जियांग वेनशान ने लिन मोयू की ओर देखा और आश्चर्य का भाव दिखाते हुए कहा, सिर्फ 30वें स्तर पर ही नेक्रोमैंसर? मैंने इस पेशे के बारे में पहली बार सुना है। अगले ही पल, उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वह सीधा खड़ा हो गया और लिन मोयू को सलाम करते हुए बोला, 9 सितारा लेफ्टिनेंट जियांग वेनशान, नमस्कार महोदय। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 245। अध्याय 245, 245। अध्याय 245। ताजा शव तैयार हैं, कृपया आइए। लिन मोयू और मो यून के सुनहरे साजंट बैज बेहद चमकदार थे। हालांकि लिन मोयू का पद जियांग वेनशान के 9 सितारा द्वितीय लेफ्टिनेंट के पद से केवल एक स्तर ऊपर था, लेकिन यही पद सारा फर्क पैदा करता था। सेना में पद ही सब कुछ होता है, पेशा का कोई लिहाज नहीं, सिर्फ पद ही मायने रखता है। पद ही रुतबा है। लिन मोयू ने जियांग वेनशान को सैन्य सलामी देते हुए पूछा, आप सेना से हैं? जियांग वेनशान ने जोर से कहा, हाँ, मैं एक सैनिक था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैंने सेवानिवृत्ति ले ली। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, आप अपना काम करते रहिए। हमारी चिंता मत कीजिए। हाँ, जियांग वेनशान ने बिना किसी झिझक के सहमति दे दी। सुरक्षा की बात करें तो, लिन मोयू देखने में केवल 30वें स्तर का लग रहा था, लेकिन वह यहां शांतिपूर्वक और सुरक्षित पहुंच गया था। इसका मतलब था कि दूसरी तरफ जबरदस्त ताकत थी। और चूंकि लिन मोयू एक कर्नल था, तो भला उसके पास इतनी ताकत क्यों न हो। शैतान भी इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। जियांग वेनशान को लगा कि लिन मोयू ने अपना पद छिपाने के लिए जरूर कोई तरीका अपनाया होगा। वह निश्चित रूप से 30वें स्तर से कहीं ऊपर था। जियांग वेनशान मुड़कर जाने ही वाला था कि अचानक मो यून ने उसे पुकारा। मो यून भी कर्नल के पद पर थे, और जियांग वेनशान जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करते थे। मो यून ने पूछा, क्या आपने हाल ही में कोई दिव्य चयनित रहस्य देखे हैं? जियांग वेनशान ने तुरंत एक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा, 4 दिन पहले उस दिशा में 500 किलोमीटर दूर। लिन मोयू की आंखें थोड़ी चमक उठी। जियांग वेनशान ने सचमुच ये देख लिया था। उनके जैसे लोग जो वर्षों से प्राचीन युद्ध क्षेत्र में समय बिता रहे थे, वे पहले ही दिव्य चयनित रहस्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। दिव्य चयनित रहस्य क्षेत्र में जीवन में केवल एक बार ही प्रवेश किया जा सकता है। सफलता हो या असफलता, आपको केवल एक ही मौका मिलता है। ईश्वर द्वारा चुना गया गुप्त क्षेत्र उनके लिए बेकार था, इसलिए उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। ईश्वर द्वारा चुने गए रहस्य आमतौर पर स्थान बदलने से पहले लगभग 10 दिनों तक रहते थे। उन्होंने इसे 4 दिन पहले खोजा था। यह अभी भी वहीं हो सकता है। धन्यवाद। मो यून ने जियांग वेनशान को धन्यवाद दिया। जियांग वेनशान मुस्कुराए और बोली, स्वागत है। उसके बाद, वह अपनी टीम को लेकर वहां से चले गए। लिन मोयू ने महसूस किया कि इस टीम के कई सदस्यों में सैन्य स्वभाव झलकता है। इस तरह का प्रभाव किसी को धोखा नहीं दे सकता। यह एक बहुत ही मजबूत टीम है। मो यून मुस्कुराए और बोली, चलो उधर चलते हैं। लिन मोयू ने सिर हिलाया और दोनों उस दिशा में चल पड़े जिस ओर जियांग वेनशान ने इशारा किया था। 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में उन्हें आधा दिन लग गया। लाल रोशनी एक खंभे की तरह आकाश में तेजी से उठी, प्राचीन युद्ध क्षेत्र में अनगिनत वर्षों से अपरिवर्तित आकाश से टकराए और उसमें लाल रंग की झलक दिखाई दी। मो यून का ओरिजिन रून फ्यूजन लगभग पूरा होने वाला था। 1-2 दिन में यह फ्यूजन पूरा हो जाएगा। एक बार युद्ध क्षेत्र विशाल हो जाए, तो उसे फिर से ढूंढना आसान नहीं होगा। इसके अलावा, मो यून के पास अभी भी एडवांस्ड रैंडम टेलीपोर्टेशन टेलिस्मैन था, इसलिए भाग निकलना मुश्किल नहीं था। कुछ देर चलने के बाद उन्हें अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। जियांग वेनशान की बॉस टीम पूरी रफ्तार से लौट रही थी। जियांग वेनशान भी बहुत तेजी से दौड़ा, उसके चेहरे पर गंभीरता झलक रही थी।
ऐसा लग रहा था मानो उसे बहुत जल्दी हो। मो यून ने पूछा, क्या हुआ? जियांग वेनशान ने कहा, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि मुख्य क्षेत्र के पास रसातल दानव और ड्रैगन पेशेवर समूह में दिखाई दे रहे हैं। हमारे संघ का उनसे कई बार सामना हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका कोई और मकसद है। दिशा को देखते हुए वे आपकी ओर आ रहे होंगे। प्राचीन युद्ध क्षेत्र में कारण गिल्ड के काफी लोग मौजूद थे, जिससे वे समय पर खुफिया जानकारी का आदान प्रदान कर पाते थे। मो यून ने अभी भी ओरिजिन रून से प्राप्त लाल प्रकाश स्तंभ धारण कर रखा था, जिससे वह विशेष रूप से आसानी से दिखाई दे रही थी और उसे ढूंढना आसान था। मो यून ने लिन मोयू की ओर देखा। उसने गौर किया कि लिन मोयू के चेहरे पर चिंता का जरा सा भी निशान नहीं था, बल्कि वह सहज और सामान्य दिख रही थी। लिन मोयू ने कहा, विलन लगभग पूरा हो चुका है, ऐसा लगता है कि वे आखिरी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। या यूं कहें कि वे बदला लेना चाहते हैं। मो यून ने गहरी आवाज में कहा, वहां घूमने वाले सभी दानव 59 या 60 स्तर के होने चाहिए, साथ ही ड्रैगन विशेषज्ञ भी। क्यों न मैं कुछ देर के लिए यहाँ शरण ले लूं? अगर वह इससे बचती, तो प्राचीन युद्ध क्षेत्र इतना विशाल था कि लिन मोयू को ढूंढना आसान नहीं होता। लेकिन वह और भी खतरनाक हो जाती। लिन मोयू स्वाभाविक रूप से सहमत नहीं हो सकी, कोई जरूरत नहीं। जितने भी आए, उन्हें मार डालो। लिन मोयू ने हल्के स्वर में, पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। उन्होंने जियांग वेनशान की ओर मुड़कर कहा, खबर के लिए धन्यवाद। वे मुझे पकड़ने आ रहे होंगे। आप लोग यहां से चले जाइए ताकि आप पर कोई आरोप न लगे। जियांग वेनशान हंसते हुए बोला, इसमें शामिल होने या न होने जैसी कोई बात नहीं है। हमारी और उनकी मानव जाति हमेशा से एक दूसरे की कट्टर दुश्मन रही है। तीनों कुलों के बीच हम मिलते हैं और मार डालते हैं। मैंने उनमें से कई को मारा है। इसके अलावा हमारे कारण गिल्ड के पुरुष और महिलाएं पहले ही आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए हमें उनसे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। लिन मोयू ने जिद नहीं की। उसने दूर आसमान की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें अभी जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्राचीन युद्ध क्षेत्र के प्रकाश में दूर आकाश में असंख्य काले धब्बे दिखाई दिए। प्रत्येक काला बिंदु एक अगाध दानव था। लिन मोयू ने दूसरी दिशा में देखा, जहां भी इसी प्रकार असंख्य काले बिंदु दिखाई दिए थे। ड्रैगन जाति की विशिष्ट गर्जना भी सुनाई दी। बड़ी संख्या में ड्रैगन योद्धा दूसरी दिशा से उनकी ओर उड़ते हुए आ रहे थे। जियांग वेनशान ने भी ये देखा और चिल्लाया, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। एक ठंडी रोशनी उठी और तलवारें निकल आईं। उसके पीछे मौजूद दल ने तुरंत युद्ध की तैयारी कर ली। ये पेशेवर सैनिक सुव्यवस्थित और व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़े, और उनका तालमेल बेजोड़ था। सभी गंभीर दिख रहे थे, और उनकी आंखों में युद्ध का दृढ़ संकल्प झलक रहा था। हालांकि वे चुप थे, फिर भी यह स्पष्ट था कि उनमें लड़ने का जज्बा प्रबल था। टीम में मौजूद बैटल किंग ऑक्सिलरी ने अपनी शक्तियों को बढ़ाना शुरू कर दिया था, और एक एक करके उनकी क्षमताएं लगातार सक्रिय होती जा रही थी। 18 लोगों की एक टीम, अगर वे आपस में अच्छी तरह सहयोग करें, तो असंख्य दुश्मनों से लड़ने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन अब उन्हें और भी कहीं अधिक दुश्मनों का सामना करना था। जब उन्हें पता था कि वे मुकाबले में कमजोर हैं, तब भी वे डरे नहीं, घबराए तो बिल्कुल नहीं। हर किसी के हाथ में हथियार था और सबने शांत भाव से जवाब दिया। इस क्षण सैनिक का दृढ़ निश्चय स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। जियांग वेनशान ने स्थिति की जानकारी दी। महज 2 सेकंड में प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, मदद जल्द ही आने वाली है। तब तक हम डटे रह सकते हैं। कारण गिल्ड के आदमी पहले ही हरकत में आ चुके थे, और वहां मौजूद कई मानवाकार प्राणियों को खबर मिल चुकी थी और वे भी रास्ते में थे। इस समय जियांग वेनशान पूरी तरह से हताश होकर लड़ने के लिए तैयार था। अचानक जियांग वेनशान को लिन मोयू से एक निमंत्रण मिला, जो सेना में भर्ती होने का निमंत्रण था। लिन मोयू के कंधे पर लगा सार्जेंट का बैज चमक रहा था। कर्नल बनने के बाद वह लेजियन मोड चालू करने के योग्य हो गया था। उस समय बैटलफील्ड नंबर 1 में उसी लेजियन ओवरलॉर्ड ने लेजियन मोड को सक्रिय किया था। इस बार इसे लिन मोयू ने सक्रिय किया। जियांग वेनशान ने सेना में शामिल होने में जरा भी संकोच नहीं किया। लिन मोयू भी इसी क्षण सेना का सदस्य बन गया। उसी समय उसका संदेश कई लोगों तक पहुंच गया। कोर कमांडर लिन मोयू, रैंक 30, पेशा जादूगर। असल में उसका लेवल अभी भी 30 ही था। लेजियन की जानकारी झूठ नहीं बोलती।
लेकिन 30वें लेवल पर वह यहाँ कैसे पहुंच सकता था? दूर आसमान में काले बिंदु तेजी से पास आ रहे थे, और महज 10 सेकंड में ही दूसरी सेना दिखाई देने लगी। कम से कम 200 रसातल दानव, जिनकी रैंक 60 से ऊपर थी। दूसरी ओर ड्रैगनों की कम से कम 10 टीमें भी थीं, जिनमें से प्रत्येक में 6 से 18 लोग थे, कुल मिलाकर 100 से अधिक ड्रैगन थे। दुश्मन की संख्या अपनी सेना से लगभग 20 गुना अधिक थी। जियांग वेनशान की निगाहें अभूतपूर्व रूप से गंभीर थीं। उनका खून खौल रहा था और उनकी आंखों में युद्ध का जोश साफ झलक रहा था। यह एक ऐसा अनुभवी योद्धा था जिसे किसी भी विपत्ति का सामना करने से डर नहीं लगता था। न सिर्फ उन्हें, बल्कि उनकी टीम को भी। ठंडी हवा का एक झोंका सीटी बजाता हुआ गुजरा। आसमान कुछ हद तक धूसर हो गया और तापमान में अचानक गिरावट आ गई। लिन मोयू के बगल में एक बलवान चुड़ैल दानव सेनापति प्रकट हुआ। फिर उनके सामने मरे हुओं की सेनाएं गठित हो गईं। चुड़ैल दानव सेनापति ने अपना डंडा ऊंचा उठाया और एक गर्जना के साथ सफेद प्रकाश की पूरी सेना आकाश में विलीन हो गई। कौशल, सेना को मजबूत बनाना। इतने सारे कंकाल, क्या यही वजह हो सकती है कि वह यहां पहुंच पाया? जियांग वेनशान की आंखों में बदलाव आया। लिन मोयू की आंखों में रहस्यमय भाव उभर आया। कंकालों ने लिन मोयू की इच्छा का पालन किया और निकटतम राक्षस की ओर उड़ पड़े। उन्होंने कौशल के बल पर सीधा हमला किया। लिन मोयू ने साथ ही अपनी उंगली से इशारा किया। कौशल, क्षति अभिशाप। क्षति में 10 गुना वृद्धि। 55वें स्तर का वह राक्षस रक्षाहीन था। उसे महज 2 सेकंड में मार गिराया गया। फिर कंकालों ने उसके शरीर को घसीटकर वापस ले गए। लिन मोयू ने जियांग वेनशान से कहा, क्या उन्हें नीचे उतारने का कोई तरीका है? जियांग वेनशान जैसे लोग, जो वर्षों से प्राचीन युद्ध क्षेत्र में रहे थे, उन्हें अक्सर रसातल राक्षसों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने लंबे समय से उनसे निपटने का तरीका विकसित कर लिया था। हाँ, हमारी टीम में शैडो मास्टर है, उसके उपकरण में एक एयर बैन स्किल है। हालांकि यह तीसरे टर्न के बाद एक शीर्ष स्तर के जादूगर जितना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि 1 मिनट के लिए उनके पास उड़ने की क्षमता नहीं होगी। लिन मोयू ने उस छोटी कद की महिला जादूगरनी को देखा। उसका हथियार संयोगवश नो एयर स्किल का इस्तेमाल करें। इससे 1 मिनट के लिए उड़ान भरना प्रतिबंधित हो जाता है। स्किल की रेंज 2000 मीटर के दायरे में है और इसका कूलडाउन टाइम 10 मिनट है। इसकी रेंज मो यून की एयर बैन स्किल से ज्यादा है और यह उससे ज्यादा समय तक प्रभावी रहती है। क्योंकि वे उड़ नहीं सकते, इसलिए उन्हें एक बड़ा आश्चर्य होने वाला है। ताज़ा शव तैयार हैं, कृपया आकर हमें देखें। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर सी 246। अध्याय 246 246 अध्याय 246। नए शवों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। फैंटम एलिस भी उनमें से एक थी। हालांकि उसका स्तर केवल 50 था, लेकिन फैंटम किंग की दूत के रूप में उसका उच्च दर्जा था और वह सभी रसातल राक्षसों की कमान संभालती थी। जियांग वेनशान ने पहले ही पास आते राक्षसों को अच्छी तरह से देख लिया था और थोड़ी राहत महसूस करते हुए कहा, सौभाग्य से यहाँ केवल उच्च स्तरीय राक्षस हैं और कोई स्वामी स्तरीय राक्षस नहीं है। अगाध गहराई की दुनिया अनगिनत प्रकार के राक्षसों से भरी पड़ी है, जिनकी संख्या अनंत है। यहाँ का पदानुक्रम और वर्गीकरण और भी अधिक नियम आधारित है, जो राक्षसों को पद और वर्ग के आधार पर अलग करता है। उच्चतर स्तरों को शीर्ष स्तरीय राक्षस कहा जाता है। पद के अलावा राक्षसी वर्गों में भी भेद होता है। वर्ग जितना ऊंचा होगा, स्थिति उतनी ही ऊंची होगी। दानव स्वामी श्रेणी के दानव और दानव स्वामी श्रेणी के दानव होते हैं, इनमें अंतर करने की एक कठोर विधि है। लिन मोयू भी इस अंतर को भली भांति समझता था। उदाहरण के लिए, जिस लाल चंद्र दानव से उसका सामना कुछ दिन पहले हुआ था, वह स्वामी श्रेणी का दानव था। प्रतिष्ठा के मामले में उसकी श्रेणी का कोई भी दानव उससे तुलना नहीं कर सकता। 70 से ऊपर के शीर्ष स्तर के दानवों की तुलना केवल 55वें स्तर के लाल चंद्र दानव से ही की जा सकती है। लाल चंद्र दानव कुछ विशेष होते हैं और सामान्य दानवों से भिन्न होते हैं। उनकी सोच बहुत सरल होती है। उनमें स्वामी श्रेणी के दानव की शक्ति तो होती है, लेकिन बुद्धि का अभाव होता है। ड्रैगन वंश में भी वर्ग भेद होता है। उनके भेद ड्रैगनों के स्वभाव के अनुरूप अधिक क्रूर और निरर्थक होते हैं। वंश जितना शुद्ध होगा, दर्जा उतना ही ऊंचा होगा। इसलिए ड्रैगन वंश में सामान्य ड्रैगन और कुलीन वर्ग के ड्रैगन होते हैं।
यहाँ तक कि अगर 70वें स्तर का एक सामान्य ड्रैगन वंश 30वें स्तर के एक कुलीन ड्रैगन से मिलता है, तो भी दर्जा और अधिकार लगभग बराबर ही कम होते हैं। अब कुछ शक्तिशाली वंशों वाले ड्रैगन आ रहे थे, जिनकी पहचान उनके तेज ऑरा और साजो सामान से होती थी। उनकी सांस अधिक शक्तिशाली थी, और उनके साजो सामान अधिक अलंकृत और परिष्कृत थे, जिनमें भारी मात्रा में रत्न जड़े हुए थे और वे रंगीन थे, जो ड्रैगन जाति के अनुरूप थे। वे ड्रैगन जाति के कुलीन वर्ग से संबंधित थे। लिन मोयू ने उड़ते हुए इन ड्रैगनों को देखा और कहा, इनके उपकरण अच्छे प्रतीत होते हैं। मो यून ने लिन मोयू की ओर खाली निगाहों से देखा। यह आदमी फिर से दूसरों के सामान को घूर रहा था। लिन मोयू ने जियांग वेनशान की ओर मुड़कर कहा, एक पल में मेरे आदेश का पालन करते हुए वायु प्रतिबंध कौशल का उपयोग करो। जियांग वेनशान ने सिर हिलाते हुए कहा, समझ गया। शैडो मास्टर ने भी सिर हिलाते हुए कहा, समझ गया। जियांग वेनशान ने लिन मोयू पर विश्वास करना चुना, और उन्होंने जियांग वेनशान पर विश्वास करना चुना। अगाध दानव लिन मोयू से 500 मीटर से अधिक दूरी पर रुक गए। वे आकाश में घनी आबादी के रूप में फैल गए, प्रत्येक दानव एक दूसरे से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर था। यह पूरी तरह से लिन मोयू के शव विस्फोट कौशल को लक्षित था। एलिस की निगाहें लिन मोयू पर टिकी हुई थीं, जो उससे सबसे दूर स्थित थी। लिन मोयू के शांत और कुछ हद तक आरामदेह व्यवहार को देखकर किसी कारणवश उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। उसने एक क्रिस्टल बॉल निकाली और उसे नीचे फेंक दिया, और उसमें लपटें उठने लगी। धमाके के साथ क्रिस्टल बॉल जमीन पर गिरी और फट गई, जिससे आग का एक विशाल सागर बन गया। आग के सागर का रंग भयानक काला हरा हो गया और वह ठोस, अंधेरी जमीन पर फैल गई। धरती पल भर में पिघलकर लावा बन गई, जो लपटों के उच्च तापमान को दर्शाता था। मो यून और जियांग वेनशान के चेहरे एक ही समय में पूरी तरह से बदल गए, और मो यून ने तो हैरानी से कहा, अगाध अग्नि। लिन मोयू ने सवालिया निगाह से अपना सिर घुमाया। मो यून ने समझाया, गहन अग्नि को रसातल के राक्षसों की शक्ति का स्रोत माना जाता है। रसातल का पहला राक्षस रसातल की अग्नि से ही उत्पन्न हुआ था। रसातल ज्वाला से आच्छादित क्षेत्र में रसातल के राक्षसों की शक्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि होती है। जियांग वेनशान ने आगे कहा, ज्वालामुखी के पिंजरे के भीतर रसातल दानव की शक्ति में कम से कम 30% की वृद्धि की जा सकती है। लिन मोयू समझ गई थी कि अगाध ज्वाला को अगाध राक्षसों के लिए एक स्टेटस बोनस के रूप में देखा जा सकता है। तीनों जातियों में अगाध राक्षसों के गुण पहले से ही सर्वोच्च थे, और इन अतिरिक्त गुणों के साथ उनके गुण और भी प्रभावशाली हो जाएंगे। जियांग वेनशान ने आगे कहा, अगाध ज्वाला के अस्तित्व के कारण ही हमारी मानव सेना ने कई बार अगाध पर आक्रमण किया और हारकर लौटी। हमें भी सावधान रहना होगा। अगाध ज्वाला को छोड़ने के बाद एलिस ने मंत्रोच्चार किया, करो। पलक झपकते ही बड़ी संख्या में अगाध दानव आ गिरे। वे भयानक थे और उनसे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। उनके हाथों में अगाध अंधकार की शक्ति उमड़ रही थी, जिससे वे असंख्य आक्रमण कर रहे थे। अगाध शक्ति काली तलवारों में परिवर्तित होकर बारिश की तरह बरस रही थी। अगाध शक्ति का एक अंश अगाध अग्नि को भी शक्ति प्रदान कर रहा था, जिससे काले हरे रंग के अग्निगोले आकाश से गिर रहे थे। कुछ अगाध दानवों ने अपने पंख फैलाकर बवंडर जैसा आक्रमण किया। कुछ अगाध दानव अचानक हवा में गायब हो गए। जियांग वेनशान चिल्लाया, सावधान रहो। वह लिन मोयू की रक्षा के लिए आना चाहता था, लेकिन लिन मोयू ने उसे एक नजर से रोक दिया। लिन मोयू के चारों ओर एक ही समय में 4 तेज और पतले खंजर प्रकट हुए। 4 गुप्त अगाध दानवों ने छुपकर लिन मोयू पर हमला कर दिया था। बैंग बैंग बैंग, 4 लगातार तीखी आवाजें गूंजी। कंकाल का कवच तेजी से चमक उठा। उनके सभी हमले कंकाल के कवच द्वारा रोक दिए गए। अच्छा हुआ कि आप यहाँ हैं। मुझे डर है कि आप नीचे नहीं आएंगे। लिन मोयू के होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे और उसने हाथ बढ़ाकर उसे दबाया। कौशल, धीमी गति का अभिशाप। शाप के प्रभाव में चारों अगाध दानव एक साथ प्रकट हुए। वे कद में छोटे थे, 1.5 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं थे। आधे झुके हुए, पीठ पर छोटे पंखों के साथ, वे अन्य उच्च कोटि के दानवों जितने ऊंचे और प्रभावशाली नहीं थे। चारों दानवों की आंखों में भय की एक झलक स्पष्ट थी, और वे तुरंत पीछे हट गए, हवा में अपनी परछाइयों के निशान छोड़ते हुए। लिन मोयू के होठों के कोने हल्के से उठते देख फैंटम एलिस कांप उठी और समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने कंकाल की दरारों से एक शरीर देखा, एक राक्षस का ताजा शव।
लाल बत्ती फिर चमकी और धीमा करने वाला अभिशाप तुरंत नुकसान पहुंचाने वाले अभिशाप में बदल गया। लगभग उसी समय एक जोरदार धमाका हुआ। राक्षस के शव फट गए। चारों रसातल दानवों को आवाज निकालने का भी समय नहीं मिला और वे मौके पर ही नष्ट हो गए। एक लेवल 55 के मॉन्स्टर में शायद लेवल 60 के एबिसल डेमन जितनी जीवन शक्ति ना हो, लेकिन 10 गुना डैमेज कज और 10 गुना कॉप्स बर्स्ट के साथ डबल ऑगमेंटेशन के तहत लेवल 60 का एबिसल डेमन भी इसका सामना नहीं कर पाएगा। जब जियांग वेनशान ने ये दृश्य देखा तो वह अनायास ही कांप उठा। मरने वाले चारों दानव रसातल रात्रि दानव थे, जो मानव हत्यारों से कुछ हद तक मिलते जुलते थे। वे छुपकर हमला कर सकते थे, बहुत तेज और विस्फोटक थे, और छिपकर हमला करने में माहिर थे। वे जादूगरों, सहायक सैनिकों और समान स्तर के अन्य कमजोर पेशेवरों को भी पल भर में मार सकते थे। लेकिन उनकी शक्ति और रक्षा शक्ति कमजोर होती है, और एक बार पकड़े जाने पर उन्हें मारना उतना ही आसान होता है। लेकिन पल भर में मारे जाने से आसान कुछ नहीं हो सकता। 4 और नए शव। लड़ाई शुरू से ही हमारे पक्ष में हो गई। एलिस ने हवा में चिल्लाते हुए कहा, सब फैल जाओ, लिन मुयू के सामूहिक हमले के कौशल से सावधान रहो। अगाध दानवों के असंख्य हमले लिन मुयू पर बरस पड़े। कंकालनुमा कवच चमक उठा और चरमरा उठा। आक्रमण शक्ति वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी। हालांकि यह पृथ्वी स्पर्श ड्रैगन देवता का मुकाबला नहीं कर सकती थी, लेकिन लाल चंद्रमा दानव से कम शक्तिशाली भी नहीं थी। कंकालनुमा कवच भी कुछ ही वारों में टिक पाता। लिन मुयू ने बड़ी आसानी से अपने और मु यून के लिए कंकाल कवच की एक परत तैयार कर ली। जियांग वेनशान और बाकी लोगों को इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। समूह में मौजूद शैडोमास्टर ने उनके सिर के ऊपर एक काला बादल बना दिया, जिससे सभी हमले रुक गए। अगाध दानव फैल गए और दूर से हमला करने लगे। यही वह रणनीति थी जो फैंटम एलिस ने शुरू से ही तय कर रखी थी। उसके अनुसार यही एकमात्र सुरक्षित तरीका था। जहां तक 4 अगाध रात्रि दानवों द्वारा किए गए छुपकर हमले की बात है, वह महज एक कोशिश थी। उसे इसके विफल होने की उम्मीद नहीं थी। लिन मुयू ने तितर बितर हो चुके रसातल राक्षसों पर कोई ध्यान नहीं दिया और दूसरी ओर मौजूद ड्रैगन योद्धाओं की ओर देखा, जो पहले ही उसकी ओर दौड़ पड़े थे। ड्रैगन अपने आक्रमण में अधिक सीधे होते हैं, वे सीधे आगे बढ़ते हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि रसातल राक्षस क्या कर रहे हैं। ये भी कहा जा सकता है कि उन्होंने रसातल राक्षसों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। ड्रैगन राजा से आदेश प्राप्त करके उनका लक्ष्य लिन मुयू के टुकड़े टुकड़े करना था। समूह के सहायकों ने अपनी स्थिति पूरी कर ली थी, और फिलहाल वे हाथापाई करने वाले लड़ाके लिन मुयू की ओर दौड़ पड़े। इस तरह का तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। लिन मुयू हंस पड़ी जब एक कंकाल ने अगाध रात्रि दानव के शव को उठाया और उसे हिंसक रूप से ऊपर की ओर फेंक दिया। मु यून ने फुसफुसाते हुए कहा, फिर से बारिश होने वाली है। जियांग वेनशान ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। पहले लाल रोशनी की एक तेज चमक हुई, उसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। हवा में होने वाला धमाका जमीन पर होने वाले धमाके से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। एक ही धमाके में लगभग आधे ड्रैगन योद्धा मारे गए। लाशें ऐसे गिरने लगी मानो बारिश हो रही हो। तब जियांग वेनशान को समझ आया कि मु यून का बारिश से यही मतलब था। लाशों की बारिश हो रही थी। कई कुलीन वर्ग के ड्रैगन पेशेवर भी वे मोर्चे पर दौड़ पड़े। उनका शानदार कवच भी उनकी रक्षा करने में विफल रहा, और वे भी एक विस्फोट में मारे गए। ताजा लाशें और भी ज्यादा। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 247। अध्याय 247 रेशियो 247। अध्याय 247 मृतकों की गिनती। एक लाश सबसे अच्छा हथियार होती है। लिन मुयू ये बात अच्छी तरह जानती थी। चिमेरा का चेहरा गुस्से से बैंगनी पड़ गया, उसके छोटे नुकीले दांत उसके होंठ को जोर से काट रहे थे, मानो उसे तोड़ ही रहे हो। ये ड्रैगन तो बस अराजकता बढ़ाने आए थे, लेकिन पलक झपकते ही उसकी आंखों में फिर से खुशी की चमक आ गई। उसने धीरे से अपने होंठ चाटे, शायद इन ड्रैगनों का भी यही हाल हो। वहां अब कम से कम 50 लाशें पड़ी थीं। इस हालत में कौन लिन मुयू के पास जा सकता था? कौन हिम्मत कर सकता था? यहां तक कि एक लॉर्ड लेवल का दानव भी इसका सामना नहीं कर पाता। लिन मुयू की कला बेहद विकृत थी। विस्फोट से ड्रैगन पूरी तरह से हैरान रह गए और एक ही झटके में अपने आधे साथी खो बैठे। कुछ सहायक और लंबी दूरी के योद्धाओं को छोड़कर सभी हाथापाई करने वाले योद्धा मारे गए।
तीनों प्रमुख सरदारों के साथ वे भी पूरी तरह से मारे गए। हालांकि ये ड्रैगन ज्यादा अनुभवी नहीं थे, लेकिन अब वे जान गए थे कि वे लिन मोयू के पास नहीं जा सकते। देखो बाकी रसातल दानव कितनी दूर है। वे झुंड में उड़ान भरते हुए लिन मोयू से बहुत दूर चले गए। दूर से हमला करो। बचे हुए इकलौते नोबल एड ने जोर से दहाड़ा, और लिन मोयू को देखते हुए उसके चेहरे पर डर का भाव झलक रहा था। अचानक तीरंदाजों ने तीरों की बौछार कर दी और जादूगरों ने तरह तरह के बड़े बड़े मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। आग के गोले, बिजली और भयंकर तूफान लगातार बरसते रहे। हालांकि दूरी के कारण उनकी शक्ति काफी कम हो गई थी और वे लक्ष्य पर निशाना नहीं लगा पा रहे थे। सौभाग्य से वे सभी उच्च स्तर के थे जिनका कौशल 60 से ऊपर था। दूरी पर भी उनका कौशल शक्तिशाली था और बिना लक्ष्य पर निशाना लगाए व्यापक आक्रमण करने की अनुमति देता था। वे सभी रसातल राक्षसों की तरह सैकड़ों मीटर की दूरी पर थे और उन्होंने दूर से ही लिन मोयू पर हमला किया। लिन मोयू की आंखें ठंडी पड़ गईं। मुझे उड़ना ना आने का मजाक उड़ा रहे हो, है ना? उन्हें गिरने दो, लिन मोयू ने आदेश दिया। शैडो मास्टर के हथियार से एक सुनहरी रोशनी निकली जो सीधे आकाश की ओर उठी और फिर फट गई, जिससे विशाल सुनहरे वृत्त बन गए। ये वृत्त पलक झपकते ही हजारों मीटर की दूरी तक फैल गए और आसपास के क्षेत्र को घेर लिया। एक क्षण पहले हमला कर रहे रसातल दानव और ड्रैगन राक्षस अचानक उड़ने की क्षमता खो बैठे और गिर पड़े। क्या हो रहा है? ये सब कैसे हुआ? मैं अब उड़ क्यों नहीं सकता? हवा पर प्रतिबंध। किसी ने हवा पर प्रतिबंध लगाने की क्षमता का इस्तेमाल किया है। अगाध दानव और अजगर सैकड़ों मीटर की ऊंचाई से बारिश की तरह बरसने लगे। लिन मोयू के मन में एक विचार आया और एक के बाद एक अनगिनत मरे हुए प्राणी प्रकट हो उठे। उसी समय चुड़ैल सेनापति ने कंकालों को और भी शक्तिशाली बना दिया। एक क्षण के लिए आकाश में सफेद प्रकाश छा गया। जियांग हानशान की पलकें झपक गईं। उसने अपने सामने खड़ी मृतकों की घनी सेना को अविश्वास से देखा। ये इतने सारे कंकाल बहुत शक्तिशाली थे, उसने अभी अभी ये देखा था। साथ ही इतनी बड़ी संख्या। उसे डर था कि वे शरीर के मूल तक जान ले सकते हैं। उन्हें कौन रोक सकता था? अचानक उसे कुछ समय पहले हुए आकाश के दो लगातार रंग परिवर्तन याद आए। दो विश्व सरदारों के मारे जाने के बाद वह सोचे बिना नहीं रह सका, यह उसने तो नहीं किया होगा। न सिर्फ वह, बल्कि जियांग हानशान के वे साथी भी एक एक करके जम गए। इतने सारे कंकाल, हर एक में एक भयानक जंगल और हत्या का इरादा झलक रहा था। यह भयावह था। कंकालों ने जमीन पर पड़े ताजा शवों को उठाया और तैयार खड़े हो गए। नीचे गिर रहे दानव और ड्रैगन इतने सारे कंकाल देखकर भयभीत हो गए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कंकाल लाशों को उठाकर उनकी ओर दौड़ रहे थे। फैंटम एलिस भी उनमें से एक थी और झुंड के साथ नीचे गिर रही थी। नो एयर कौशल के कारण उनके पास खुद को गिरते देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। पिछली बार के अनुभव को देखते हुए इस बार एलिस तैयार थी। हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लगने की आशंका भी उसे पहले से ही थी। तभी उसने एक काला रत्न निकाला। यह उस रत्न के समान था जिसने पिछली बार प्रेत राजा को बुलाया था और अंतरिक्ष समय मार्ग खोला था। एक बार फिर, ये सभी रत्न प्रेत राजा द्वारा ही दिए गए थे, लेकिन इनके कार्य अलग थे। रत्न सक्रिय हो गया, जिससे एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकली जिसने एलिस को घेर लिया। नीचे गिर रही एलिस अचानक रुक गई और तेजी से हवा में ऊपर उठ गई। हवा में न रहने की क्षमता का उस पर से असर खत्म हो गया। कुछ उच्च स्तरीय वस्तुएं हैं जो मेरी स्थानहीनता की क्षमताओं को निष्क्रिय कर देती हैं, शैडो मास्टर ने धीमी आवाज में कहा। लिन मोयू ने जवाब दिया, कोई बात नहीं। हवा में पुनः प्रकट हुए उस पुराने परिचित दानव को देखकर लिन मोयू समझ गया कि यह निश्चित रूप से प्रेत दानव राजा का भेजा हुआ है। यह पहले ही 3-4 बार उसके हाथों से बच निकला था, और ऐसा लग रहा था कि इस बार भी वह इसे मार नहीं पाएगा। कंकालों ने गिरते हुए राक्षसों और ड्रैगनों पर एक शरीर फेंक दिया। लिन मोयू ने बिना किसी संकोच के एक विनाशकारी शाप दिया और शव को हवा में ही विस्फोटित कर दिया। कई राक्षस और ड्रैगन निहत्थे थे और जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में उड़ गए। कंकाल योद्धा अगाध अग्नि की अनदेखी करते हुए तेजी से नीचे की ओर बढ़ गया। राक्षसों और ड्रैगनों के जमीन पर गिरने का इंतजार करते हुए उसके हाथ में मौजूद विशाल तलवार वार करने के लिए तैयार थी। लिन मोयू ने भी उसका अनुसरण किया।
जैसे ही उसने अगाध अग्नि में कदम रखा, कंकाल कवच चमक उठा और उसने अग्नि के वार को रोक दिया। इन अगाध राक्षसों की नजरों में इस समय लिन मोयू किसी राक्षस से कम नहीं था। जैसे ही शरीर उसकी शक्ति की सीमा में आया, उसने उसे विस्फोटित कर दिया। शव विस्फोटों से 160 मीटर के दायरे में कई राक्षस मारे गए और घायल हुए। जमीन पर गिरने से पहले ही वे आधे से ज्यादा घायल हो चुके थे। जमीन पर उतरते ही उनका सामना कंकालों की और भी बड़ी तलवारों और कंकाल जादूगरों के वारों से हुआ। लिन मोयू किसी देवता की तरह हत्यारा था, उसके हाथों एक दानव मारा गया। ड्रैगन कबीले की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। भले ही लिन मोयू स्वयं उनका स्वागत करने के लिए मौजूद नहीं था, लेकिन कंकाल योद्धाओं और कंकाल जादूगरों के हमले उनके लिए भी उतने ही विनाशकारी साबित हुए। जियांग हानशान और बाकी लोग देखते रहे, और धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि जान की बाजी लगाकर लड़ने का उनका संकल्प व्यर्थ हो गया था। यह कोई लड़ाई नहीं थी, यह तो बस एक तरफा नरसंहार था। ये 60वें स्तर के उच्च दानव, लिन मोयू जैसे मामूली 30वें स्तर के पेशेवर मानव योद्धा के सामने कुछ भी नहीं थे। उन्हें बेरहमी से काटकर मार डाला गया। कैप्टन, ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये राक्षस विलुप्त हो रहे हैं और ड्रैगन लगभग खत्म हो चुके हैं। जियांग हानशान ने मानो अपने साथी की बात सुनी ही नहीं। इस समय उनका पूरा ध्यान अपने साजंट के बैज पर था। चांदी का पताका बैज गायब था, 9 सितारे भी, और उसकी जगह सोने का कर्नल का बैज लगा हुआ था। वह कर्नल बन गए थे। जियांग हानशान का दिल खुशी से भर उठा। देखो, तुम्हारे साजंट का बैज। जियांग हानशान की बात सुनकर सभी ने अपने अपने साजंट के बैज देखे। सभी के साजंट का बैज चमक रहा था। बिना किसी अपवाद के सभी का अपग्रेड हो चुका था। हालांकि वे जियांग हानशान की तरह सीधे सेकंड लेफ्टिनेंट से कर्नल नहीं बने, लेकिन उन सभी का पद बढ़ता ही गया। इस समय लिन मोयू को देख रही भीड़ की निगाहें बदल गईं। उनमें से एक की निगाहें बेहद दोस्ताना थीं। लिन मोयू ने सही अनुमान लगाया कि ये सभी लोग कभी सैनिक रह चुके थे। उन्होंने अलग अलग कारणों से सेना छोड़ी थी, और उनके सैन्य अनुभव ने उन्हें आम आदमी की तुलना में पद का अधिक महत्व सिखाया था। जो सैनिक किसी महान सेनापति बनने की इच्छा नहीं रखता, वह अच्छा सैनिक नहीं होता। महान सेनापति बनना हर सैनिक का सर्वोच्च सपना होता है। वे सोचते होंगे कि असल में लिन मोयू इन राक्षसों और अजगरों का सामना स्वयं ही करने में पूरी तरह सक्षम थे और उन्हें इनकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। ये सैन्य सम्मान लिन मोयू द्वारा उन्हें निःशुल्क दिए गए सम्मान के समान थे। भला हृदय कृतज्ञ क्यों न हो। लिन मोयू ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह बस तनाव बढ़ाना नहीं चाहता था और गलती से भी उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। इसीलिए उसने सेना का गठन किया और अनुभव को सभी के बीच समान रूप से बांट दिया। जहां तक सैन्य सेवा की बात है, लिन मोयू ने इसे उतना गंभीरता से नहीं लिया जितना उन्होंने लिया। लिन मोयू ने मरे हुओं की सेना का नेतृत्व किया और उन्हें धधकती अगाध आग में जलाकर मार डाला। 1 मिनट का समय बिल्कुल पर्याप्त था। 1 मिनट के बाद भी कंकाल योद्धाओं के पूरे बल से खींचने पर भी ये राक्षस बच नहीं पाते। कंकाल योद्धाओं ने उनका सफाया कर दिया और उनका पहला निशाना उनके पंख थे। अब जब वे नष्ट हो गए हैं, तो दोबारा उड़ने की कोशिश मत करना। चीख पुकार मच गई। अगाध अग्नि से मिली शक्ति पूरी तरह बेकार साबित हुई। आमने सामने की लड़ाई में वे कंकाल योद्धा का आसानी से मुकाबला कर सकते थे। समस्या यह है कि अब यह एक भयंकर गड़बड़ है, और यह बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। एलिस पहले 500 मीटर की ऊंचाई पर रुकी रही। फिर उसे असुरक्षित महसूस हुआ और वह थोड़ा और ऊपर उड़ गई। जमीन पर हो रही हलचल को देखकर उसने गहरी सांस ली और बोली, बस पहुंचने ही वाली हूं। उसने अपने हाथ में मौजूद रत्न को नियंत्रित किया, जिससे चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकली। प्रकाश के भीतर एक बार फिर प्रेत राजा का प्रतिबिंब प्रकट हुआ। प्रेत राजा ने चिड़चिड़ी मुस्कान के साथ कहा, सब सही है। एलिस ने सिर हिलाया, सब तैयार है। लेवल 60 से ऊपर के कुल 228 हाई डायमंड्स। 160 नहीं, 161 मर चुके हैं। 126 ड्रैगन अब 93 मर चुके हैं। डेमंस और ड्रैगन मिलाकर कुल 250 से ज्यादा मर चुके हैं। प्रेत दानव राजा ने नजाकत से हंसते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन वंश ठीक समय पर आकर अपनी वंश की शक्ति उधार लेगा। उसने अपनी पतली, सुंदर उंगलियां फैलाई और नीचे की ओर इशारा किया। अगाध ज्वाला तुरंत गति में आ गई और उसे ढक लिया।
प्रतिभा पल भर में प्रकट हुई। धरती लगभग तुरंत जलकर राख हो गई। धत्तेरे की। जियांग हानशान ने गुस्से से दहाड़ते हुए सामूहिक रक्षा कौशल का प्रयोग किया। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 248। अध्याय 248। 248 अध्याय 248 बलिदान। अगाध अग्नि आत्मा। गहरे हरे रंग की लपटों ने आकाश और धरती को घेर लिया, जिससे दृष्टि बाधित हो गई। लिन मोयू को लपटों के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जियांग हानशान ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही, वहां कोई शीर्ष स्तर का दानव जरूर होगा। उसका चेहरा गंभीर था और उसकी सामूहिक रक्षा क्षमता तेजी से कमजोर हो रही थी। आग की लपटों से हुआ नुकसान उसकी रक्षा क्षमता से कहीं अधिक था। जियांग हानशान ने दांत पीसते हुए पूरी ताकत से अपनी रक्षा बनाए रखी, लेकिन ये केवल 5 सेकंड तक ही चल सका, उसके बाद ढाल टूट गई। जैसे ही ज्वालाएं बरसने लगी, जियांग हानशान ने अपनी लंबी तलवार जमीन में गाड़ दी और सिर पीछे झुकाकर दहाड़ लगाई, क्षति सहन करो। उसके शरीर से प्रकाश फूट पड़ा, जिसने सभी खिलाड़ियों को एक बार फिर घेर लिया। फिर उसने दोबारा दहाड़ लगाई, सीमा रक्षा। दोनों शक्तियां एक दूसरे की पूरक थीं, और ज्वालाओं से होने वाली सारी क्षति अकेले उसी ने सोख ली। तुम लोग भागो, जियांग हानशान ने दांत पीसते हुए कहा। उसे इन दोनों कौशलों को बनाए रखना था, खासकर पहले क्षति सहन करने कौशल को, जो उसे हिलने डुलने से रोक रहा था। लेकिन उसके साथ ही भाग सकते थे, और जब तक वे बच निकलने में कामयाब हो जाते, तब तक बचने की उम्मीद थी। जियांग हानशान को इस बात का गहरा दुख हुआ कि कर्नल पद पर पदोन्नति के तुरंत बाद ही उसकी मृत्यु होने वाली थी। इस समय उसे लिन मोयू की याद आई। उसने सोचा, पता नहीं लिन मोयू कैसी होगी। जियांग हानशान ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसके साथियों में से कोई भी हिला नहीं था। आग इतनी तेज थी कि उसे अकेले ही 18 लोगों का नुकसान झेलना पड़ा। यहां तक कि एक्सट्रीम डिफेंस भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। 10 सेकंड बाद अल्टीमेट डिफेंस भी अपनी सीमा तक पहुंच गया और रोशनी मंद पड़ गई। उसी क्षण एक धीमी सी चीख सुनाई दी। एक और ढाल खुल गई। समूह में मौजूद दूसरे योद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, कप्तान, आप भूल गए कि मैं भी एक योद्धा हूं। जियांग हानशान मुस्कुराया, अच्छा भाई। उसे मृत्यु का कोई भय नहीं था। पूरी टीम निडर थी। अगर मृत्यु से डर लगता है, तो प्राचीन युद्ध क्षेत्र में आने की जरूरत ही नहीं है। नई ढाल 3 सेकंड में टूट गई। फिर उसने भी जियांग हानशान की तरह क्षति निवारण और रक्षा सीमा का इस्तेमाल किया, लेकिन वह उससे भी कम समय तक टिक पाया। नाइट की शक्तियां कूल डाउन पर थीं। ज्वालाओं ने फिर से आक्रमण कर दिया। पवित्र प्रकाश की एक झनकार ने धरती को रोशन कर दिया, लपटों को चीरते हुए आकाश तक पहुंच गई। मो यून का पवित्र आत्मा यूनिकॉर्न उनके पास दौड़ा और अपनी ढाल फैला दी। पवित्र आत्मा यूनिकॉर्न के आवरण में एक पवित्र आभा थी, जो रसातल की शक्ति के बिल्कुल विपरीत थी। हालांकि यह उच्च श्रेणी का नहीं था, फिर भी इसकी रक्षा क्षमता जियांग हानशान की तुलना में आश्चर्यजनक रूप से बेहतर थी। मो यून धीरे धीरे आग की लपटों से बाहर निकली। उसके शरीर पर मौजूद कंकाल कवच तेजी से चमक रहा था, जो अगाध अग्नि को पूरी तरह से रोक रहा था। उसके प्रकट होने से भीड़ में एक बार फिर आशा की किरण जगी। अगर मो यून जिंदा है, तो लिन मोयू भी ठीक होगा। कुछ ही सेकंड बाद वह भी आग की लपटों से बाहर निकला। उसने जियांग हानशान और अन्य लोगों की ओर निशाना साधते हुए हाथ उठाया और धीरे से दबाया। उन सभी पर कंकाल कवच प्रकट हो गए। जियांग हानशान ने फुसफुसाते हुए कहा, वहां 70वें स्तर से ऊपर का कोई शीर्ष श्रेणी का दानव अवश्य होगा। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, ये शीर्ष दानव नहीं थे, बल्कि प्रेत दानव राजा ने हरकत की थी। जब प्रेत दानव राजा अभी प्रकट हुआ, तो लिन मोयू ने उसे देखा। वह जानता था कि सब कुछ गड़बड़ हो गया है। जियांग हानशान भयभीत हो गया, प्रेत दानव राजा, ये कैसे हो सकता है? लिन मोयू ने कहा, यह मुझे मारना चाहता था, लेकिन पिछली बार यह सफल नहीं हुआ, इसलिए इस बार इसने अपना तरीका बदल दिया। लगभग आप लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया था। जियांग हानशान ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, शामिल होने या न होने जैसी कोई बात नहीं है। हम, मानव जाति और पाताल लोक, अमर शत्रु हैं। लिन मोयू चुपचाप लपटों के बदलते स्वरूप को देखती रही। क्या तुम मुझे केवल अगाध ज्वाला से जलाकर मारना चाहते हो? ऐसा नहीं होने वाला। प्रेत राजा के पास कोई और तरीका जरूर होगा।
पवित्र आत्मा यूनिकॉर्न की रक्षा भी अपनी सीमा तक पहुंच गई, और मो यून ने सीधे पवित्र आत्मा यूनिकॉर्न को नष्ट कर दिया। कंकाल कवच लिप्टों में चमक रहा था, मजबूत और हर तरह के हमले को रोक रहा था। भीड़ बेहद हैरान थी, उन्हें इस रक्षा कौशल की इतनी शक्ति की उम्मीद नहीं थी। भयंकर अगाध आग के बीच खड़े होकर उनका सुरक्षित रहना आश्चर्यजनक था। निष्कर्ष यह है कि इस कौशल का प्रयोग दूसरों पर भी किया जा सकता है। ये बहुत शक्तिशाली है। लिन मोयू द्वारा अब तक दिखाए गए सभी कौशल इतने शक्तिशाली थे कि लगभग परिपूर्ण थे। अगाध ज्वाला पूरे 2 मिनट तक जलती रही, फिर धीरे धीरे शांत हो गई। ज्वालाएं बवंडर की तरह घूम रही थीं। लिन मोयू ने देखा कि बड़ी संख्या में शव ज्वालाओं में बह गए और हवा में उड़ते हुए राख में बदल गए। शरीर जल गए थे, लेकिन उनमें जीवन का सार शेष था। राक्षसों और ड्रैगनों का जीवन सार अगाध ज्वाला के साथ मिलकर। मो यून का चेहरा बदल गया। अच्छा नहीं है, प्रेत दानव राजा रसातल अग्नि आत्मा को बुला रहा है। ये रसातल की एक गुप्त तकनीक है, जिसमें रसातल की अग्नि से अग्नि आत्मा को बुलाने के लिए बड़ी मात्रा में जीवन का बलिदान किया जाता है। लिन मोयू ने पूछा, क्या यह मजबूत है? मो यून ने सिर हिलाते हुए कहा, कहना मुश्किल है। अग्नि आत्मा शक्तिशाली है या नहीं, ये बलिदान किए गए जीवन की गुणवत्ता और मात्रा पर निर्भर करता है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, रसातल अग्नि आत्मा उसी स्तर के स्वामी श्रेणी के दानव से अधिक शक्तिशाली है। जियांग हानशान ने भी पहले कभी अगाध अग्नि आत्मा को नहीं देखा था और उसकी शक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह एक लॉर्ड क्लास दानव से भी अधिक शक्तिशाली है, लगभग एक लॉर्ड क्लास बॉस के बराबर। सामान्यतः वे ऐसे बॉस को छूने की हिम्मत नहीं करते जब तक कि उनके पास कम से कम 40 या 50 लोगों की पूरी टीम न हो, और तब भी जीत की कोई गारंटी नहीं होती। लिन मोयू ने गहरी आवाज में कहा, उस स्थिति में ये रेड मून डेमन से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। मो यून ने दांत पीसते हुए सिर हिलाया, इसकी बहुत संभावना है। आखिरकार ये बलिदान 60 से अधिक स्तर के राक्षसों और ड्रैगनों द्वारा किए गए थे, और यह रसातल अग्नि आत्मा भी कम से कम 60 स्तर की है। स्तर 60 कम से कम एक लॉर्ड स्तर के दानव जितना शक्तिशाली। लिन मोयू डरा नहीं था, बल्कि उससे दिलचस्पी थी। अगाध अग्नि आत्मा इतनी शक्तिशाली है, क्या इससे कुछ मिलेगा? मो यून को इस बात की गहरी समझ थी। वह एक अच्छे परिवार से थी और उसे बहुत ज्ञान था। ऐसा कहा जाता है कि ज्वाला रत्न गिराए जा सकते हैं, जिनका उपयोग करने से अग्नि तत्व के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। ज्वाला रत्न, ये कुछ विश्व रत्न जैसा लगता है, और इसकी कार्यप्रणाली भी लगभग एक जैसी ही है। लिन मोयू ने अनायासी पूछा, क्या ज्वाला रत्न ज्वाला विभाग के कौशल में महारत हासिल कर सकते हैं? मो यून ने तुरंत अपना सिर हिलाया, ऐसा कैसे हो सकता है? लिन मोयू थोड़ी निराश हुई और बोली, लगता है यह अभी भी अर्थ टच ड्रैगन गॉड जितना अच्छा नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है, एबिसल फायर स्पिरिट या अर्थ टच ड्रैगन गॉड। लिन मोयू ने तेजी से आकार ले रही अगाध ज्वाला को देखा और उसकी आंखों में युद्ध की तीव्रता स्पष्ट रूप से उभर रही थी। भले ही आप नए कौशल हासिल न कर पाएं, लेकिन ज्वाला प्रतिरोध को बढ़ाना ही एक बड़ी उपलब्धि है। ऐसी अच्छी चीजें जितनी ज्यादा हो, उतना अच्छा है। उन दोनों की बातचीत सुनकर जियांग हानशान और बाकी लोगों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जियांग हानशान ने खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, अधिकारी लिन, क्या पृथ्वी स्पर्श ड्रैगन देवता को आपने मारा था? लिन मोयू ने कहा, मुझे सर कहने की जरूरत नहीं है, अब आप भी कर्नल हैं। मैंने इसे कुछ दिन पहले ही मारा है। यह एक अच्छा बॉस है। लिन मोयू लूटी हुई चीजों की बात कर रहा था। उसमें न सिर्फ टांग का मांस था, बल्कि उससे उसे एक नया कौशल भी मिला। इस नए कौशल के बिना रेड मून डेमन स्तर को पार करना ही मुश्किल होता। जियांग हानशान पर बिजली गिरी और वह सदमे से सुन्न हो गया। यहां तक कि पृथ्वी स्पर्श ड्रैगन देवता भी मारा जा सकता है। ये युद्ध शक्ति उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। जियांग हानशान ने खुद को रोक नहीं पाया और फिर से पूछा, हाल ही में लगातार 2 विश्व स्तरीय बॉस मारे गए, क्या उन दोनों को आपने ही मारा था? लिन मोयू ने गुनगुनाते हुए कहा, एक और है, आत्मा भक्षक कीट माता। मैंने इसके प्रकट होने से पहले ही आत्मा भक्षक कीट राजा को मार डाला था। ये भी एक अच्छा बॉस है, लेकिन अफसोस की बात है कि इसमें मांस नहीं मिलता। जियांग हानशान और कुछ नहीं कहना चाहता था। 2 विश्व बॉस, इतने सालों में भी वह उनमें से एक को भी नहीं मार पाया था।
यदि एक सैनिक के रूप में महाशक्तिशाली सेनापति बनना उसका सपना था, तो एक योद्धा के रूप में विश्व बॉस को मारना उसका सपना था। इस समय लिन मोयू पूरी तरह से उसकी आदर्श बन चुकी थी। अगाध अग्नि आत्मा ने अंततः पूर्ण रूप धारण कर लिया। ये लगभग 5 मीटर ऊंचा था और इसका शरीर प्रचंड ज्वाला से जल रहा था। यह अग्नि तत्व के एक प्रेत की तरह दिखता था, लेकिन उससे भी अधिक शुद्ध। ड्रैगन जाति के जीवन सार से समाहित अगाध अग्नि आत्मा में ड्रैगन जैसे गुण थे। लिन मोयू द्वारा न मारे गए वे राक्षस और अजगर प्रेत राजा के बलिदानों में जलकर मर गए। प्रेत दानव राजा की दिल दहला देने वाली हंसी हवा में गूंज उठी। छोटे मित्र लिन मोयू, कृपया इस राजा के आतिथ्य का आनंद लें। यदि आप इस बार बच गए, तो अगली बार यह राजा आपको निश्चित रूप से अपने महल में आमंत्रित करेगा और आपको अपने अगाध भोजन का स्वाद चखाएगा। हल्की हंसी की आवाज के साथ प्रेत दानव राजा धीरे धीरे गायब हो गया। अगाध अग्नि आत्मा जागृत हुई और उसने आकाश को हिला देने वाली दहाड़ लगाई। लपटें आकाश की ओर उठी और फैल गईं, जिससे एक विशाल ज्वाला सीमा बन गई। इस सीमा ने लिन मोयू और अन्य लोगों को घेर लिया। ये तो मौत की लड़ाई है। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर सी 249। अध्याय 249। तारांकन अध्याय 249। चरम सीमा तक शक्तिशाली उत्पत्ति रून तारांकन। तारांकन सभी के लिए रूपांतरण। जादूगर मैं ही प्राकृतिक आपदा हूं। तारांकन सार्वभौमिक रूपांतरण। जादूगर मैं ही प्राकृतिक आपदा हूं। सिकू बुक हाउस। तारांकन 1 3-16 मिनट। तारांकन पुस्तक अध्याय 249। अत्यंत शक्तिशाली उत्पत्ति प्रतीक। तारांकन जीत हो या हार सिर्फ जीवन और मृत्यु का सवाल है। मानव जाति और अगाध राक्षसों के बीच हमेशा से यही संबंध रहा है। अगाध अग्नि आत्मा दहाड़ते हुए लिन मोयू की ओर अग्रसर हुई। प्रेत दानव राजा की इच्छा के अनुसार लिन मोयू उसका सबसे बड़ा शत्रु था और उसे समाप्त करना आवश्यक था। तुम लोग पीछे हट जाओ। लिन मोयू ने मोयू और जियांग हेनशान से बात की। एक विचार के साथ ही मरे हुओं की सेना फिर से प्रकट हो गई। अभी अभी जब प्रेत राजा प्रकट हुआ और अगाध ज्वाला भड़क उठी, तो उसने समय रहते मरे हुओं की सेना को इकट्ठा कर लिया। चुड़ैल दानव जनरल ने अपना दर्जा पुनः प्राप्त कर लिया और कंकाल योद्धा तेजी से रसातल अग्नि आत्मा की ओर दौड़ पड़े। कंकाल जादूगर का हमला कंकाल योद्धा के हमले से एक कदम पहले हुआ और वह एक जोरदार आवाज के साथ गिर पड़ा। अग्नि तत्व से अप्रभावित रहने वाले किसी भी कंकाल जादूगर ने कोई हरकत नहीं की। अग्नि तत्व उन पर लागू नहीं होता था और उनके लिए ऐसा करना व्यर्थ था। अगाध अग्नि आत्मा चीखी और कंकालों से टकरा गई। एक जोरदार धमाके के साथ बड़ी संख्या में कंकाल योद्धा हवा में उड़ गए। केवल ताकत के मामले में कंकाल योद्धा इससे कमजोर था, लेकिन कंकाल योद्धाओं की संख्या इतनी अधिक थी कि कंकाल योद्धाओं के एक समूह को भेदने के बाद ये घेराबंदी में फंस गया। अगाध अग्नि आत्मा अपने प्रत्येक हमले से दर्जनों कंकाल योद्धाओं को नष्ट करने में सक्षम थी, लेकिन कंकाल योद्धाओं की संख्या बहुत अधिक थी और नए योद्धा तुरंत उनकी जगह भर देते थे। अगाध ज्वाला का निशाना अभी भी लिन मोयू ही था और वह हिंसक रूप से उसकी ओर उछली। कंकाल योद्धा भी उछले और अपने शरीर से उसे रोक दिया। लिन मोयू की रक्षा करते हुए कंकाल योद्धा ने मृत्यु को गले लगा लिया। जब दोनों पक्ष युद्ध में लगे हुए थे, तभी डिक्टेशन स्पेल का असर एबिसल फायर स्पिरिट पर हुआ। तारांकन अगाध अग्नि आत्मा। तारांकन रैंक 60। तारांकन शक्ति 100,000। तारांकन फुर्ती 80,000। तारांकन स्पिरिट 150,000। तारांकन शरीर का द्रव्यमान 100,000। तारांकन कौशल अग्नि सागर प्रचंड आभा 743। लावा विस्फोट। तारांकन विशेषताएं। अग्नि तत्व से प्रतिरक्षा, अंधकार तत्व से होने वाली क्षति में 50% की कमी, अभिशाप प्रभावों में 50% की कमी, शारीरिक क्षति में 50% की कमी। तारांकन कुल गुणधर्म 430,000 तक थे, जो कि स्तर 58 के विश्व बॉस अर्थ टच ड्रैगन गॉड से केवल 10,000 कम थे। ये स्तर 55 के लॉर्ड स्तरीय रेड मून डेमन से पूरे 130,000 अधिक थे। विशेष रूप से इसमें अनेक ऐसे गुण थे जो स्पष्ट रूप से रसातल से मेल खाते थे।
मो यून सही था, यह उसी स्तर के लॉर्ड स्तर के दानव से थोड़ा अधिक शक्तिशाली था। अब आसपास कोई लाश नहीं थी, और अगर अभी भी दर्जनों लाशें होती, तो उन्हें पल भर में आसानी से मारा जा सकता था। लेकिन अब, वह केवल पीस सकता था। जियांग हानशान ने भी अगाध अग्नि आत्मा के गुणों को देखा और थोड़ा भयभीत हो गया। ये गुण उनके द्वारा आमतौर पर लड़े जाने वाले बॉस से कहीं अधिक शक्तिशाली था। वे आमतौर पर 50 से 55 के स्तर के सामान्य बॉस से लड़ते थे। कुल एट्रीब्यूट्स आमतौर पर 250, 000 और 300, 000 के बीच होते हैं। लॉर्ड लेवल के बॉस को छूने की हिम्मत भी वे नहीं करते थे, वे उन्हें हरा ही नहीं सकते थे। उन्होंने लिन मोयू की बातें सुनी और धीरे धीरे सीमा के किनारे की ओर पीछे हट गए। आकाश में प्रेत एलिस ने एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई। उसके अनुसार रसातल अग्नि आत्मा लाल चंद्रमा दानव से कहीं अधिक शक्तिशाली थी, और इसमें कोई संदेह नहीं था। लिन मोयू चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह केवल 30वें स्तर का था, इसलिए उसकी मृत्यु निश्चित थी। तारांकन कौशल, प्रचंड आभा। तारांकन अगाध ज्वाला अचानक चारों ओर से जगमगा उठी। फिर उसके पैरों के पास एक प्रभामंडल प्रकट हुआ। एक जोरदार धमाके के साथ सीमा के भीतर मौजूद सभी लोगों का कंकालनुमा कवच, जिसमें जियांग हानशान भी शामिल था, जगमगा उठा। सीमा के किनारे तक पीछे हटने के बाद भी उन पर हमले जारी थे। प्रचंड आभा लगातार आसपास के दुश्मनों को आग से नुकसान पहुंचा रही थी। कंकाल कवच पर इसके प्रदर्शन को देखते हुए, ये कहा जा सकता है कि क्षति कमजोर नहीं थी। कंकालों और विचफाइंडर जनरलों पर भी हमला किया गया। सौभाग्यवश विच डेमन जनरल के पास लीजन हीलिंग कौशल था और वह इस प्रकार के सामूहिक हमले से बिल्कुल भी नहीं डरता था। यहां तक कि अर्थ टच ड्रैगन गॉड के विषैले कोहरे को भी लिन मोयू ने नजरअंदाज कर दिया। इस बेहद कमजोर आभा का जिक्र तो करना ही नहीं चाहिए। अगाध अग्नि आत्मा कंकाल योद्धा के घेरे को कई बार भेदने में असमर्थ रही और क्रोध से दहाड़ उठी। स्पष्ट रूप से वह जल्दी में थी। लपटें भयंकर रूप से भड़क उठी। पल भर में सीमा आग के सागर में बदल गई। आग के सागर में खड़े होकर नुकसान जारी है। एक अन्य निरंतर सामूहिक हमले की कौशल। फिर वह लगातार चमकने लगा। धरती कांप उठी और जमीन से भारी मात्रा में लावा बाहर निकला। लावा हवा में लावा बनकर गिरा। यह तूफान की तरह पूरी सीमा पर बरस पड़ा। फिर भी यह एक निरंतर सामूहिक आक्रमण कौशल है। ये तीनों कौशल लगातार समूह हमले करने वाले हैं, और व्यक्तिगत रूप से इनकी आक्रमण शक्ति बहुत कम है, लेकिन साथ मिलकर ये काफी नुकसान पहुंचाते हैं। लिन मोयू ने तुरंत कुछ गणनाएं की। कंकाल कवच की मजबूती को देखते हुए, ये लगभग 1 मिनट तक ही टिक सकता था। 1 मिनट बाद, वह ठीक हो गया, लेकिन जियांग हानशान और अन्य लोगों के साथ साथ मो यून को भी उसकी जरूरत थी कि वह जाकर उनके कंकाल कवच की मरम्मत खुद करे। लिन मोयू को मुसीबतें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चलिए 1 मिनट में ही लड़ाई का निपटारा कर लेते हैं। लिन मोयू का दिल खुशी से भर आया। उसके हाथ की हथेली पर बना सैनिक मूल चिन्ह चमक रहा था। तारांकन कौशल, सशक्त सैनिक। तारांकन शक्तिशाली सिपाही। 30 सेकंड के लिए आपके और आपके द्वारा बुलाए गए सैनिकों के सभी बुनियादी गुण 200% तक बढ़ जाते हैं, और सभी हमलों से होने वाली क्षति अतिरिक्त 500% तक बढ़ जाती है। कूलडाउन समय 1 घंटा। तारांकन सैनिक चरित्र का पाठ उड़कर बाहर आया, और प्रत्येक कंकाल पर 10,000 प्रकाश बिंदु गिरने के साथ विस्फोट हुआ। सभी कंकालों से एक दयनीय सफेद रोशनी निकल रही थी। वहां हजारों विशालकाय बल्ब लगे हुए थे, और सीमा क्षेत्र इस प्रकार जगमगा रहा था मानो दिन का उजाला हो। स्केलेटन वॉरियर के सभी गुण बढ़ा दिए गए थे, और ये बुनियादी गुण वृद्धि ही थी। 40,000 आधारभूत गुणों वाले 30वें स्तर के स्केलेटन वॉरियर के गुण बढ़कर 120,000 हो गए। साथ ही विच डेमन जनरल का स्किल बोनस भी। प्रत्येक विशेषता का कुल योग 150,000 से अधिक था। आक्रमण शक्ति पहले की तुलना में 3 गुना बढ़ गई थी। साथ ही क्षति में 500% की वृद्धि हुई थी। प्रत्येक कंकाल द्वारा पहुंचाई जाने वाली क्षति 30 सेकंड में 15 गुना बढ़ गई थी। वहां कंकाल जादूगर भी थे। न केवल वे, बल्कि स्वयं लिन मोयू भी। लिन मोयू ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति विशेषताओं की जांच की। इस समय उनकी मूलभूत मानसिक शक्ति 57,000 अंक तक पहुंच चुकी थी, और उपकरणों को मिलाकर यह 60,000 अंक तक पहुंच गई थी। इस आदमी को खत्म करने के लिए 30 सेकंड।
स्केलेटन वॉरियर के कौशल पूरे जोश में थे। स्केलेटन मेज के कौशल सुनामी की तरह आए। लिन मोयू भी निष्क्रिय नहीं थी। आत्मा की ज्वालाएं भड़क रही थी और उसी दौरान क्षति पहुंचाने वाले अभिशाप फेंके गए। तारांकन धमाका। तारांकन तारांकन। लगातार हो रहे भीषण अग्नि हमलों के बीच अगाध अग्नि आत्मा को चीखने का भी समय नहीं मिला और वह पल भर में ही मारा गया। लॉर्ड लेवल बॉस से भी अधिक शक्तिशाली एबिसल फ्लेम को हमलों की एक ही लहर में कुछ ही सेकंड में मार गिराया गया। तारांकन तारांकन अगाध अग्नि आत्मा को मारे, अनुभव जोड़। तारांकन तारांकन। तारांकन तारांकन ज्वाला रत्न प्राप्त करना। तारांकन तारांकन। सामने आए संदेश को देखकर इसके प्रवर्तक लिन मोयू थोड़े हैरान रह गए। क्या यह इतना शक्तिशाली है? यह तो हद से ज्यादा है। जियांग हानशान और अन्य लोग भी चौंक गए। हैरानी की बात यह है कि यह कुछ ही सेकंड में मारा गया। किसी लॉर्ड क्लास बॉस के बराबर के राक्षस को पल भर में मार गिराया जाए, ऐसा कहो तो शैतान भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। फैंटम एलिस के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। अरे यार, मैं ओरिजिन रून फ्यूजन के बाद स्किल्स के बारे में भूल ही गई थी। उसने अपनी आंखों से देखा कि रसातल अग्नि आत्मा को पल भर में मार दिया गया और उसके दिल में लगा सदमा असहनीय स्तर तक पहुंच गया था। लिन मोयू को देखने वाली आंखों में भय और भी अधिक व्याप्त हो गया था। लिन मोयू जब भी किसी कठिन समस्या का सामना करता है तो हर बार अलग अलग उत्तर देता है। पृथ्वी स्पर्श ड्रैगन देवता उसे मार नहीं सका, लाल चंद्रमा दानव उसे मार नहीं सका, और यहां तक कि रसातल अग्नि आत्मा भी उसे मारने में असमर्थ थी। और सबसे ज्यादा दुखी अगाध अग्नि आत्मा थी, जिसे पल भर में मार दिया गया था। यह तो एक राक्षस है। एलिस भागने की कोशिश करने लगी। सफेद रोशनी चमकी और मो यून अचानक पवित्र आत्मा के यूनिकॉर्न पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ा। एलिस ने एक अजीब सी चीख निकाली और बिना सोचे समझे भागने के लिए मुड़ गई। उसे इस बात की जानकारी थी कि मो यून के पास भी एक निषिद्ध वायु कौशल है। अगर यह गिरता है तो नीचे स्थित लिन मोयू नदी के बारे में सोचो। यह मरना नहीं चाहता। इसने अभी तक पर्याप्त जीवन नहीं जिया है। पवित्र आत्मा के यूनिकॉर्न की गति बहुत तेज थी और पलक झपकते ही वह करीब आ रहा था। एलिस ने देखा कि उसका पीछा करते हुए वह उसके और करीब आ रही है और उसकी धड़कन तेज हो गई। अपनी हथेली में काले पत्थर को हिंसक रूप से कुचलते हुए उसके सामने एक अंतरिक्ष समय मार्ग प्रकट हुआ और एलिस तेजी से उसमें समा गई। छूट गया। लिन मोयू ने अंतरिक्ष समय मार्ग से अथाह गहराई की आभा को महसूस किया। एलिस अनंत काल के युद्ध क्षेत्र से बच निकली और भाग गई। अथाह गहराई की दुनिया। अंतरिक्ष समय का चैनल तेजी से बंद हो गया और उसी समय सीमा ढह गई और चकनाचूर हो गई। एक युद्ध छिड़ गया। 30 सेकंड के बाद कंकाल योद्धा पर मौजूद सफेद रोशनी भी फीकी पड़ गई। उसके हाथ के पीछे लिखा सैनिक अक्षर गहरी नींद में चला गया और हिलना डुलना बंद कर दिया। यह 1 घंटे के कूलडाउन पीरियड में चला गया और ठीक होने में 1 घंटा लगा। लिन मोयू के लिए यह कौशल बहुत शक्तिशाली था। उन 30 सेकंडों में जो युद्ध शक्ति उत्पन्न हुई वह इतनी प्रबल थी कि मानो आकाश को चुनौती दे रही हो। मो यून वापस उड़कर बोली, ये भाग गया। लिन मोयू ने गुनगुनाते हुए कहा, ये वापस अथाह गहराई में चला गया। उसी क्षण दूर से कुछ आकृतियां दिखाई देने लगी और बड़ी संख्या में पेशेवर लोग वहां पहुंचने लगे। वे सभी पेशेवर मानव थे। लिन मोयू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, चलो चलते हैं। अच्छा। मो यून को भी बहुत सारे लोगों से निपटना पसंद नहीं था। वे दोनों तेजी से वहां से निकल गए। जितनी तेजी से वे चल सकते थे उतनी तेजी से चलने लगे। उन्होंने जियांग हानशान को उन लोगों से निपटने का जिम्मा सौंपा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 250। अध्याय 250 250। अध्याय 250 ईश्वर का चुना हुआ गुप्त क्षेत्र। 3 पैरों वाला दिव्य कड़ाहा। प्रवेश द्वार की ऊंचाई और चौड़ाई 2 मीटर से अधिक नहीं थी। 2 बड़े पत्थरों के बीच स्थित यह एक हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। प्राचीन युद्ध क्षेत्र के आपस में गुथे रंगों के बीच यह साधारण सा दिखता था। ध्यान से देखे बिना लोग इस प्रवेश द्वार को आसानी से अनदेखा कर सकते हैं। लिन मोयू और मो यून के यहां पहुंचने के बाद उन्हें भी समझ आ गया कि जियांग हानशान और अन्य लोगों ने इस प्रवेश द्वार पर ध्यान क्यों दिया था। प्रवेश द्वार से कुछ ही दूरी पर एक ऐसा क्षेत्र था जहां स्पष्ट रूप से युद्ध हुआ था। प्राचीन युद्ध क्षेत्र की मिट्टी में मानो स्वयं को ठीक करने की क्षमता थी।
यहाँ चाहे युद्ध कितना भी भयंकर हो, चाहे मिट्टी को कितना भी नुकसान क्यों ना हो, कुछ ही समय में सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। यहाँ कोई बॉस होना चाहिए। जियांग हानशान और अन्य लोगों को बॉस से लड़ने के लिए यहाँ आने पर दिव्य चयनित गुप्त क्षेत्र का पता लगा लेना चाहिए था। उनके सभी लोगों को ईश्वर द्वारा चुने गए रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर जाना चाहिए था। वहां दोबारा प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं है। खुशकिस्मत से पिछले कुछ दिनों से यहाँ कोई नहीं आया है। मो यून ने तुरंत विश्लेषण किया, भले ही उसने इसे मारा ना हो, फिर भी लगभग वही बात है। लिन मोयू ने हम करते हुए कहा, चलो अंदर चलते हैं। मो यून ने सिर हिलाया। दोनों ने तालमेल बैठते ही दिव्य चयनित रहस्य कक्ष में प्रवेश कर लिया। दोनों के प्रवेश करते ही दिव्य चयनित रहस्यमय क्षेत्र का प्रवेश द्वार बदल गया। ये धीरे धीरे मुड़ता और विकृत होता गया और अंततः एक बुलबुले की तरह गायब हो गया। जब तक कोई भी दिव्य चयनित रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करता, चाहे वह सफल हो या न हो, दिव्य चयनित रहस्यमय क्षेत्र का प्रवेश द्वार गायब हो जाता। ये कुछ दिनों में कहीं और प्रकट हो जाता। हर बार जब दिव्य चयनित रहस्यमय क्षेत्र का प्रवेश द्वार प्रकट होता, यदि कोई प्रवेश नहीं करता तो ये 10 दिनों तक बना रहता, और फिर 10 दिनों के बाद स्थान बदल जाता। यदि कोई प्रवेश करता है तो उसे तुरंत स्थानांतरित कर दिया जाता है। लिन मोयू और मोयून ने एक ऐसे टेलीपोर्टेशन का अनुभव किया जो बहुत दूर का नहीं था। दोनों अलग अलग प्लेटफार्मों पर उतरे। वे एक अदृश्य शक्ति द्वारा अलग किए गए थे और उनके बीच केवल आधा मीटर की दूरी थी। वे एक दूसरे को देख और सुन सकते थे, लेकिन प्लेटफॉर्म के उस पार नहीं। चारों ओर नीले रंग की चमक फैल गई। नीली रोशनी पानी की लहर जैसी, एक जोरदार प्रभाव जैसी थी। फिर 2 नीली धाराएं उनके सामने आपस में गुंथ गईं और सीधे बादलों की ओर बढ़ गईं। नीला आकाश और 2 नीली धाराएं बादलों तक पहुंच गईं। जैसे ही आप प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करते हैं, सभी उपकरण विशेषताएं निष्क्रिय हो जाती हैं। कंकाल गायब होकर समनिंग स्पेस में लौट जाता है। लिन मोयू समझ गई कि यहाँ केवल स्वयं पर ही निर्भर रहना होगा। किसी बाहरी शक्ति का सहारा नहीं लिया जा सकता। मो यून के साथ भी यही स्थिति थी, उसका होली स्पिरिट यूनिकॉर्न भी गायब हो गया था। लेकिन उसके हाथ के पीछे बना सैनिक ओरिजिन रून अभी भी उपयोग में था। ऐसा प्रतीत होता था कि डिवाइन चोजन मिस्ट्रीज की सीमाएं इस पर कोई असर नहीं डाल रही थी। लिन मोयू बिना हिले डुले मो यून से पूछने लगी, दिव्य चयनित गुप्त क्षेत्र के बारे में आप कितना जानते हैं? मो यून का पारिवारिक इतिहास बहुत समृद्ध है और उसके परिवार के बुजुर्गों के पास बहुत अनुभव है, जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिला है। वह उन चीजों को जानती है जो आम लोगों से कहीं अधिक असाधारण है। मो यून ने कहा, दिव्य चयन रहस्य क्षेत्र बहुत सरल है, और परिवार के बुजुर्गों ने केवल एक ही वाक्य कहा है, अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ो और एक कदम भी पीछे मत हटो। पूरी ताकत से आगे बढ़ो, एक कदम भी पीछे मत हटो। यही बात बाई युआन ने भी उससे कही थी। दिव्य चयन के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले 100 लोगों को 100 अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बाई युआन का उस समय दिव्य चयनित रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करना लिन मोयू के लिए कोई मायने नहीं रखता। एकमात्र चीज जो समान है, वह है पूरी ताकत से आगे बढ़ना और एक कदम भी पीछे न हटना। यही ईश्वर के चयन के गुप्त क्षेत्र का एकमात्र नियम है। मो यून मुस्कुराई, मैं जा रही हूं। इतना कहकर उसने नीले मार्ग में कदम रखा। जैसे ही उसने नीले मार्ग में प्रवेश किया, मंच तुरंत गायब हो गया। मार्ग भी बदल गया। अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था, और अगर वह एक कदम भी पीछे हटती, तो वह ईश्वर द्वारा चुने गए गुप्त लोक से बाहर निकल जाती। और इस जन्म में फिर कभी वहां प्रवेश नहीं किया जा सकता था। बस आगे, निरंतर आगे। लिन मोयू ने गहरी सांस ली और गलियारे में कदम रखा। गलियारे में प्रवेश करते ही शरीर पर एक तीव्र दबाव महसूस हुआ जो आत्मा तक पहुंच गया। यह दबाव आध्यात्मिक स्तर से आ रहा था, मानो कोई आवाज लगातार उससे बात कर रही हो। पीछे हटो, पीछे हटो। एक विचार से ही लिन मोयू ने उस आवाज को मिटा दिया। लिन मोयू समझ गया था कि वह विधि पेशे से संबंधित है। उसकी ताकत, फुर्ती और शारीरिक क्षमता बहुत अच्छी नहीं है। अन्य योद्धा प्रकार के पेशों की तुलना में तो ये काफी कमजोर है। इसकी एकमात्र खूबी आध्यात्मिक आयाम है। दिव्य चयन का गुप्त क्षेत्र, जिस पर आध्यात्मिक स्तर का दबाव होता है। और ये दबाव पेशे के स्तर के अनुसार अलग अलग होता है।
दबाव की मात्रा पेशे के स्तर के अनुसार समायोजित होती है और सामना किया जाने वाला दबाव भी हर स्तर पर भिन्न होता है। सम्मना भी विधि प्रणाली से संबंधित थे और वे आध्यात्मिक रूप से अधिक शक्तिशाली और अन्य गुणों में कमजोर थे। इसके अलावा वह पहले से ही 41वें स्तर पर थी और उसे जिस दबाव का सामना करना पड़ रहा था वह लिन मोयू की तुलना में कहीं अधिक था। यह दबाव समुद्र की लहर की तरह था जो एक के बाद एक हम पर आ रही थी। यह प्रतीत होने वाला तीव्र दबाव उसके लिए ताजी हवा के झोंके जैसा था। मो यून की तुलना में लिन मोयू स्पष्ट रूप से कहीं अधिक शांत था। आत्मा क्रिस्टल की बदौलत अगर मेरी मानसिक शक्ति में इतनी जबरदस्त वृद्धि न हुई होती तो मुझे इतना आसान न लगता। लिन मोयू ने मन ही मन समझ लिया था कि इतना आसान होने का मुख्य कारण आत्मा क्रिस्टल ही थे। एक पेशेवर विधि विशेषज्ञ की आधारभूत मानसिक शक्ति को लें और दिव्य चयनित रहस्यवादी क्षेत्र द्वारा उस पर डाला गया दबाव भी एक 30वें स्तर के जादूगर के बराबर ही था। इस तरह लिन मोयू पर दबाव लगभग न के बराबर था। दो गलियारे जो एक दूसरे से कुछ ही मीटर की दूरी पर थे। नीली रोशनी वाली स्क्रीन के माध्यम से लिन मोयू संभवतः मो यून की स्थिति देख सकती थी। अचानक मो यून रुक गई। इस समय वह अपने लक्ष्य के ठीक आधे रास्ते पर थी। क्या कुछ हुआ? लिन मोयू हर दिन के बाद संदेह से पूछता है। क्या कुछ नया हुआ है? छोटे समूह से ही शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हुए वह जल्द ही आधे पद पर भी पहुंच गया। दृष्टि के सामने एक सुनहरा धागा प्रकट हुआ जिसकी पतली पतली लकीरें गलियारे में तेजी से दौड़ रही थी। उसी समय गलियारे में सीढ़ियों की एक कतार दिखाई दी। लिन मोयू ने सावधानी से रुककर ऊपर की ओर देखा और गौर से अवलोकन किया। सीढ़ियां ठीक 500 वर्ग थीं और प्रत्येक वर्ग के ऊपर सुनहरे धागे लहरा रहे थे। हर 100 फ्रेम के बाद सुनहरे धागों की संख्या बढ़ती जाती थी। 100 फ्रेम नीचे की ओर प्रत्येक सीढ़ी पर केवल एक सुनहरा धागा था। 100 पहली सीढ़ी से शुरू होकर प्रत्येक सीढ़ी पर सुनहरे धागों की संख्या 2 हो गई। 200 पहले फ्रेम से शुरू होकर 3 धागे, 300 पहले फ्रेम से शुरू होकर 4 धागे और अंतिम 100 फ्रेम में 5 धागे हो गए। सुनहरे धागों के ऊपर से एक विशिष्ट आभा, एक जादुई ऊर्जा का अनुभव किया जा सकता था। ये सुनहरे धागे दिव्य ऊर्जा है। मार्ग का पहला भाग केवल एक बुनियादी परीक्षा है। अब असली चुनौती शुरू होती है। ये बिल्कुल वही है जो शिक्षक ने कहा था। पूर्ण दिव्यता के निर्माण के लिए कम से कम 100 दिव्य ऊर्जा के धागों की आवश्यकता होती है। मेरे शिक्षक को मुझसे कम से कम 100 धागे चाहिए। मैं कम से कम 100 फ्रेम तक जाऊंगा। जब तक कोई पूर्ण दिव्यता प्राप्त कर लेता है तब तक उसके करियर में उन्नति की संभावना 90% से अधिक हो सकती है। लिन मोयू, मो यून की आवाज दूसरे चैनल से आई। दिव्य ऊर्जा के 100 सूत्र मिलकर एक पूर्ण दैवीयता का निर्माण कर सकते हैं। यह तो सबसे नीच और कमजोर देवत्व है। यदि अधिक दिव्य ऊर्जा प्राप्त की जा सके तो दिव्यता मजबूत होगी और दिव्यता जितनी मजबूत होगी लाभ उतने ही अधिक होंगे। क्या आपको ऊपर वह 3 पैरों वाला पवित्र तिपाई दिखाई दे रहा है? लिन मोयू ने मो यून की बात मानकर ऊपर की ओर देखा, जहां उसे एक विशाल 3 टांगों वाला तिपाई दिखाई दिया। तिपाई को देखते ही वह स्तब्ध रह गया। इस तिपाई की बनावट चीन के शेनझोऊ में पाए जाने वाले 3 टांगों वाले तिपाइयों से बहुत मिलती जुलती थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि यह उनसे बिल्कुल अलग है, बल्कि यह हूबहू एक जैसी थी। पहले प्राप्त किए गए सैनिक चरित्र पाठ से इसे जोड़ते हुए लिन मोयू को इसे देखने की तीव्र इच्छा हुई। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई त्रिपाद दिव्य कड़ाही तक पैदल चलकर पहुंच जाए तो तीसरे चरण में भी करियर उदात्तीकरण की संभावना 80% तक बढ़ सकती है। मो यून की अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं। अन्यथा वह उस समय निर्वाण आत्मा क्रिस्टल की खोज में इतना समय बर्बाद न करती। तीसरे चरण में पुनः उदात्तीकरण करना और उच्च पौराणिक पेशे में प्रवेश करना, यही मो यून की महत्वाकांक्षा थी। धन्यवाद, मैं पूरी कोशिश करूंगी, लिन मोयू ने जवाब दिया। मो यून ने अपनी छोटी मुट्ठी लहराते हुए कहा, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चाहे दैवीयता हो या करियर में उन्नति। 3 टांगों वाले तिपाई को देखकर ही लिन मोयू का मन हुआ कि वह ऊपर जाकर उसे देखे। लिन मोयू ने ऊपर देखा। गलियारे के बिल्कुल शीर्ष पर विशाल तिपाई प्रकाश का स्वागत करते हुए अत्यंत चमकदार लग रही थी। उसने तिपाई पर दिव्य ऊर्जा का एक सागर भी देखा जो चारों ओर घूम रहा था। अपना पैर उठाओ और सीढ़ी के पहले फ्रेम पर कदम रखो। धड़ाम, उसके कानों में एक जोरदार गर्जना गूंजी और दबाव अचानक बढ़ गया।
सुनामी की तरह जबरदस्त दबाव उस पर टूट पड़ा और उसे नीचे धकेलने लगा। लिन मोयू ने हल्की सियाह भरी और स्थिर खड़ा रहा, बिल्कुल भी नहीं हिला। उसके पीछे का रास्ता गायब हो गया था, उसकी जगह एक निकास द्वार खुल गया था। उसे बस एक कदम पीछे हटना था और वह निकास द्वार से बाहर निकल जाता। जब वह स्थिर खड़ा रहा, तो दिव्य ऊर्जा की एक धारा अंदर समा गई और गायब हो गई। जैसे ही दिव्य ऊर्जा अंदर समाई, लिन मुयू को ऐसा लगा जैसे उसके पास कुछ अतिरिक्त शक्ति आ गई हो। लेकिन गुणों को देखें तो कुछ भी नहीं बदला। दिव्य ऊर्जा का एक छोटा सा अंश किसी भी परिवर्तन के लिए पर्याप्त नहीं था। लिन मोयू एक एक कदम करके तेजी से और स्थिर गति से सीढ़ियां चढ़ने लगा। 30वें स्तर के विधिक के आध्यात्मिक गुणों के समर्थन से जिले के आध्यात्मिक उत्पीड़न का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संपर्क सेवा की शर्तें।